जब मैंने आंखें खोली तो सबसे पहले मुझे अपने बगल में किसी औरत की सांसों की आवाज़ सुनाई दी। उसकी सांसें टूटी-टूटी सी चल रही थी, हल्की काँपती हुई। मैंने गर्दन घुमाई और खिड़की से छनकर आती मध्यम रोशनी में उसका चेहरा देखा। इतने अंधेरे में भी वो बेइंतहा हसीन दिख रही थी, मगर उसकी हंसली के पास जो बैंगनी निशान पड़े थे, वो दिल को चीर देने वाले थे। ये सब क्या हो गया था? बेल्ट की मार, बोतल के टूटने की आवाज़ और एक औरत की चीखें। उसके जिस्म पर जितने भी जख्म थे, वो सब मैंने ही दिए थे। मेरा पुनर्जन्म हो चुका था और मैं अपने ही नाम वाले एक दूसरे शख्स के बदन में आ गया था। वो शराबी था, बीवी को पीटने वाला और पूरी तरह से निकम्मा इंसान। मैं चैन लैंगफेंग, जो कभी 100 अरब युआन का कारोबारी दिग्गज था, अब इस उजड़े हुए घर का मालिक बन चुका था। एक ऐसा सड़ा हुआ शराबी जो अपनी बीवी पर हाथ उठाता था। तुम जाग गए। नींद नहीं आ रही क्या? रुको, मैं तुम्हारे लिए थोड़ी चाय बना देती हूँ। इसकी जरूरत नहीं है। तुम सो जाओ। मैंने अपनी आवाज को जितना मुमकिन था नरम रखा, लेकिन वो डरे हुए खरगोश की तरह से सहम गई। नंगे पांव ठंडे सीमेंट के फर्श पर चलती हुई वो दरवाजे तक गई और अनजाने में पीछे मुड़कर देखने लगी। उसने मेरी तरफ नहीं, बल्कि कोने में सो रही अपनी बेटी चैनलिंग की तरफ देखा। अपनी बच्ची पर डाली गई उसकी उस नज़र ने और उसकी आंखों में भरे जज्बात ने मेरे दिल को बेरहमी से जकड़ लिया। कारोबारी दुनिया में बरसों की चालबाजियों ने मेरे दिल को पत्थर बना दिया था। पिछली जिंदगी में मैंने अरबों के सौदे किए थे, कई मुल्कों के बड़े अफसरों से मिला था और ना जाने कितनी ऐसी औरतों के साथ रहा था जो खुद मेरे पास चली आती थीं। मुझे लगता था कि मैं दुनिया का सब कुछ देख चुका हूँ, लेकिन मैंने कभी ऐसी औरत नहीं देखी थी जिसे इस कदर बेरहमी से पीटा गया हो। जागने के बाद उसने सबसे पहले इस बात का ख्याल रखा कि उसे मारने वाला आदमी जाग ना जाए, और दूसरी चीज जो उसने देखी वो ये थी कि उसकी बेटी ठीक से सो रही है या नहीं। मैं उठकर बैठ गया और अपनी कनपटियां मलने लगा। यादें एक के बाद एक मेरे दिमाग में उमड़ने लगी। इस जिस्म का पुराना मालिक जुआरी था। जब भी वो हारता अपनी बीवी को पीटा था। चुप रहो। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी किस्मत खराब करने की? एक बार उसने मिंग को इतना पीटा कि वो 3 दिन तक बिस्तर से उठ नहीं पाई। फिर भी उसे उठकर उसके लिए खाना बनाना पड़ा। वो खुद कोई काम नहीं करता था। पूरा घर बाजार में मिंग के फलों के ठेले से चलता था। वो हर महीने 2 या 3 हजार युआन कमाती थी, मगर वो आदमी सारे पैसे छीनकर जुए में उड़ा देता था। जब उसे पैसों की तलब लगती तब उसे अपनी बेटी की भी परवाह नहीं रहती थी। एक बार चैनलिंग को 39 डिग्री बुखार था और उसने ताश की मेज पर बैठे बैठे फोन उठाकर कहा था, मैं जुआ खेल रहा हूँ, जब मर जाए तो बता देना। फिर कल वो दोबारा हार गया था। कोई बात नहीं, तेरे लिए मिंग की क्या कीमत है? अपनी कीमत बता। मिंग की कितनी कीमत हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती? वो खूबसूरत है। यकीन नहीं होता? कल आकर खुद देख लेना, मैं तुझे दिखा दूंगा। आज वो लोग माल देखने आने वाले थे। मैंने आंखें बंद की और गहरी सांस ली। तभी मिंग चाय का कप लेकर आई। इसी दौरान चैनलिंग नींद में बेचैनी से सिसकने लगी। मैंने मच्छरदानी उठाई और चाय का कप ले लिया। अंदर आ जाओ, वरना मच्छर घुसकर बच्ची को काटेंगे। मिंग ने बेयकीनी से मेरी तरफ देखा। उसे भरोसा ही नहीं हो रहा था कि जो आदमी हमेशा उसे पीटता और गालियां देता था, वो ऐसी बात कह सकता है। वो चैनलिंग को सुलाने के लिए बिस्तर पर आ गई और मेरी तरफ पीट करके लेट गई। उसका बदन हल्का सा तना हुआ था। मतली और गुस्से की एक तेज लहर मेरे सर तक चढ़ गई। उसके फौरन बाद मेरे अंदर उससे भी ज्यादा तीखा और असहनीय दर्द उठा। जब वो बटन खोल रही थी, मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। मिंग, मैंने पहली बार गंभीरता से उसका नाम लेते हुए उसकी आंखों में देखा। मेरी बात गौर से सुनो। अब तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। उसका पूरा बदन बुरी तरह कांप उठा। उसकी आंखें सदमे और उलझन से फैल गईं। उनमें एक ऐसी हल्की सी उम्मीद भी थी जिसे वो जाहिर करने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। सो जाओ, मैं तुम्हें और चैनलिंग को एक अच्छी जिंदगी दूंगा। ये कहते वक्त मेरे दिमाग में आगे की पूरी योजना बिल्कुल साफ हो चुकी थी। जैसे ही सुबह हुई, मैं जाग गया। ये मेरी आदत नहीं थी, बल्कि सब कुछ फौरन बदल देने की बेचैनी मेरे सीने में जल रही थी और मुझे सोने नहीं दे रही थी। मिंग बेद हल्के कदमों से चैनलिंग को नीचे उतार रही थी। मुझे जागा हुआ देखकर वो घबरा गई। माफ करना, मैंने उठकर बैठते हुए कहा, तुमने मुझे नहीं जगाया, मैं खुद ही जाग गया था। आज मैं चैनलिंग को स्कूल छोड़ दूंगा और फिर तुम्हारे साथ ठेले पर चलूंगा। आजकल कारोबार अच्छा नहीं चल रहा। मैं जानता था कि उसे लगा मैं फिर से पैसे मांगना चाहता हूँ। डर अब उसकी फितरत बन चुका था। लेकिन इस बार मैंने कोई सफाई नहीं दी। मैं उठकर रसोई में चला गया। फ्रिज में बस कुछ अंडे और एक कटोरी बचा हुआ चावल था। उसकी खाली हालत देखकर दिल टूट रहा था। जब मैं सुनहरे और खुशबूदार अंडा फ्राई राइस की 2 प्लेटें लेकर बाहर आया तो मिंग और चैनलिंग एक तरफ खड़ी मुझे ऐसे देख रही थीं जैसे कोई समझ से बाहर का चमत्कार देख लिया हो। चैनलिंग ने अपना छोटा सा चेहरा ऊपर उठाया और कहा, माँ, पापा खाना बना सकते हैं। मिंग ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस उलझे हुए भावों से मुझे ताकती रही। बाजार शोर और अफरातफरी से भरा हुआ था। मैं मिंग के फलों के ठेले के सामने खड़ा हल्का सा माथा सिकोड़ रहा था। ठेला बहुत साधारण था। उस पर एक ही किस्म के सेब बेतरतीब ढंग से रखे थे और फटे हुए गत्ते पर टेढ़े मेढ़े अक्षरों में प्रतिजिन 3.8 युआन लिखा था। बगल वाली सब्जी बेचने वाली चिल्लाई, अरे वाह, आज ल्यांगफेंग मदद करने आया है। वो हर कुछ कदम पर पीछे मुड़कर देखती हुई चली गई। मैं नीचे बैठा, उन पतली लाल प्लास्टिक की थैलियों में से एक उठाई और हाथ में उसका वजन महसूस किया। फिर मैंने आसपास तेजी से गुजरती भीड़ को देखा जो हर ठेले को नजरअंदाज कर रही थी।
मांग को फौरन भड़काने की एक योजना मेरे जेहन में साफ हो गई। मैंने फेंके हुए डिब्बे से सख्त गत्ते का एक टुकड़ा उठाया, जमीन पर पड़ा मार कर लिया और उस पर 2 बड़ी लाइनें लिख दी। इसके बाद मैंने बिना हिचकिचाहट 3.8 युआन वाला बोर्ड फाड़ दिया और नया बोर्ड सबसे दिखाई देने वाली जगह पर रख दिया। बगल वाली आंटी झुककर उसे पढ़ने लगी और हैरानी से चीख पड़ी, एक थैला 20 युआन, जितना चाहो खुद भरो। चैन लैंगफेंग, क्या शराब पीकर तेरा दिमाग खराब हो गया है? इस तरह तो तेरे कपड़े तक बिक जाएंगे। मैं धीरे धीरे खड़ा हुआ और मुस्कुराकर उनकी तरफ देखा। आंटी, हिसाब किताब सिर्फ लागत के आधार पर नहीं किया जाता। मुझे सेब के इस एक थैले से मुनाफा नहीं चाहिए। मैं कम से कम वक्त में पूरा माल बेचकर नकदी का बहाव शुरू करना और इस ठप पड़े ठेले में दोबारा जान डालना चाहता हूँ। नए बोर्ड ने जल्दी ही अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। एक अधेड़ उम्र का आदमी पास आया। मालिक, क्या सच में 20 युआन में एक थैला मिलेगा और हम उसे खुद भर सकते हैं? सेब खट्टे तो नहीं है? सहज से एक सेब उठाया, उसका एक टुकड़ा काटा और उसकी तरफ बढ़ा दिया। चक्कर देखिए, मीठा है या नहीं, ये आप खुद बताइए। उसने सेब चखा, बिना कुछ बोले एक थैला उठाया और पागलों की तरह उसमें सेब ठूंसने लगा। उसने थैला तकरीबन फाड़ ही दिया था। मैं हंसा और बोला, जब तक आप थैला उठा सकते हैं सारे सेब आपके हैं। ये जुमला जैसे किसी बांध का दरवाजा खोल गया। चारों तरफ से भीड़ उमड़ पड़ी। 20 युआन कोई बड़ी रकम नहीं थी, लेकिन जितना चाहो खुद भरो, इन लफ्जों ने इंसानी फितरत की सबसे बुनियादी लालच को झट से जगा दिया। बगल वाली आंटी की मुस्कान चेहरे पर ही जम गई। वो मुंह खोले सेब भरती भीड़ और तेजी से खत्म होते सेबों के ढेर को घूरती रही। उनका लोहे का बाट जमीन पर गिर गया और उन्हें पता तक नहीं चला। अपना काम खत्म करके मिंग चिंता में वापस आ रही थी। दूर से अपने ठेले को भीड़ में डूबा देखकर उसका चेहरा डर से सफेद पड़ गया। उसे लगा कि मैंने फिर कोई मुसीबत खड़ी कर दी। वो घबराकर भीड़ को धकेलती हुई अंदर आई, लेकिन सामने का नजारा देखकर ठंडी सी रह गई। उसने देखा कि मैं ठेले के पीछे सदा हुआ खड़ा था। ना मैं किसी के सामने झुक रहा था, ना गुस्सा कर रहा था, बस शांत रहकर पैसे ले रहा था और थैलियां दे रहा था, जबकि आसपास के लोग पागलों की तरह सेब लूटने में लगे थे। वो सेब जो पहले पूरे दिन में मुश्किल से बिकते थे, उसकी आंखों के सामने गायब होते जा रहे थे। जब उसने एक थैला 20 युआन जितना चाहो खुद भरो वाला बोर्ड देखा तो उसका रंग और उड़ गया। क्या तुम पागल हो गए हो? 20 युआन में जितना चाहें उतना भरेंगे तो हमारा सब कुछ डूब जाएगा। उन्हें जितना भरना है भरने दो, फिर भी हमें फायदा होगा। देखो, उन्हें लग रहा है कि उन्हें बहुत बड़ा फायदा हो रहा है, इसलिए वो खुद दौड़कर हमें पैसे दे रहे हैं। वो हक्की बक्की होकर लोगों की लंबी कतार देखने लगी। हमने कितना बेच लिया? तकरीबन 500 युआन का। 500। उसकी आंखें फैल गईं और वो मुझे किसी अजनबी की तरह देखने लगी। सेब लगभग खत्म हो चुके थे, लेकिन पीछे अभी भी लंबी कतार थी। मैंने उससे कहा, और माल मंगवाओ। कतार में खड़े लोग फौरन चिल्लाए, मालिक जल्दी और माल मंगवाओ। मिंग ने तुरंत फोन किया और मेरे कहे मुताबिक एक पूरा ट्रक सेब मंगवा लिया। लाओली ट्रक चलाकर आया। ये नज़ारा देखकर वो हैरानी से जबान लटकाने लगा। जब तक हमने हिसाब पूरा किया ट्रक का ज्यादातर माल बिक चुका था। लाओली उंगलियों पर हिसाब लगाते हुए बोला, ऐ भगवान, आज तुमने 1,000 जिन से भी ज्यादा सेब बेच दिए होंगे। मिंग को यकीन नहीं हुआ। उसने पूछा, कुल बिक्री कितनी हुई? मैंने जवाब दिया, तकरीबन 4300 युआन। इतना पैसा कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस घर को दोबारा अपने पैरों पर खड़ा करने का ये पहला कदम है। मिंग सन दिखाई दे रही थी। पहले वो पूरे महीने में भी मुश्किल से इतनी रकम कमा पाती थी। ठेला समेटने के बाद मैं उसे सामान खरीदने ले गया। गोश्त, मछली और पसलियां आम खरीदने में तकरीबन 300 युआन खर्च हो गए। मिंग के होंठ हिले, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। जानता था कि इतने खर्चे से उसका दिल दुख रहा था, लेकिन आज हमें जश्न मनाना ही था। गली के मोड़ पर छोटी बच्ची ने मेरे दोनों हाथों में सामान देखा और खुशी से उछल पड़ी, पापा, क्या आज दावत होगी? हाँ, खट्टी मीठी मछली और मसालेदार पसलियां बनेंगी। मैं नीचे झुका और उसके छोटे से चेहरे को प्यार से सहलाया। वाह, मैं पापा से सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। वो खुशी से मेरे चारों तरफ कूदने लगी। मिंग हमें देख रही थी और उसकी आंखों की सख्ती धीरे धीरे पिघल रही थी। एक वक्त इस घर में सिर्फ खामोशी और खौफ हुआ करता था, अब आखिरकार उसमें थोड़ी गर्माहट आ गई थी। हम तीनों बातें करते और हंसते हुए घर की तरफ चल पड़े। चैनलिंग लगातार चहकती रही और मिंग के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। पुनर्जन्म के बाद मैं ठीक यही मंजर चाहता था। जब हम मोड़ वाली किराने की दुकान के पास पहुंचे तो चैनलिंग ने अचानक मेरी कमीज खींची। उसकी आंखें चमक रही थी और वो दुकान में रखे शीशे के मछली घर की तरफ इशारा कर रही थी। पापा देखो, छोटी सुनहरी मछलियां कितनी लाल और सुंदर हैं। वो बस कुछ युआन की मामूली सुनहरी मछलियां थी, मगर चैनलिंग की नज़र में वो अनमोल खजाना थी। ठीक है, पापा तुम्हारे लिए कुछ मछलियां खरीदेंगे। मिंग ने पीछे मुड़कर कहा, मैं पहले जाकर सब्जियां धोती हूँ, तुम दोनों जल्दी वापस आ जाना। वो सामान उठाकर तकरीबन 10 मीटर दूर मौजूद जर्जर इमारत की तरफ तेजी से चल पड़ी। मैं चैनलिंग को गोद में लेकर किराने की दुकान पर सुनहरी सी मछलियां चुन रहा था। तभी मेरी नज़र घर के दरवाजे के आसपास मंडरा रहे कुछ लोगों पर पड़ी। वो दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही मिंग का रास्ता रोक रहे थे। मेरा दिल धक से रह गया। मिंग साफ तौर पर घबरा गई थी। उसने एक कदम पीछे लिया और चौकन्ना होकर उन्हें देखने लगी। सुनहरे बालों वाला आदमी बदमाशी से मुस्कुराया और उसके करीब झुक गया। भाभी, बस तुम्हें याद दिलाने आए हैं। तुम्हारा आदमी चैन लैंगफेंग कल रात ताश में हार गया था।
उसने कर्ज चुकाने के लिए तुम्हें हमारे हवाले कर दिया है। अब अपने भाइयों को थोड़ा मजा करने दो। मिंग का बदन ढीला पड़ गया। उसके हाथों से सारा सामान जमीन पर गिर गया। उसका चेहरा सा राख जैसा हो गया, मानो जिस्म की सारी ताकत खत्म हो गई हो। मैं तेजी से उनकी तरफ दौड़ा। मिंग गिरोह की तरफ पीठ किए उसी दिशा में देख रही थी जहां से मैं आ रहा था। उसके चेहरे का सारा रंग उड़ चुका था और आंसू बिना आवाज के लगातार बह रहे थे। उसकी आंखें, वो मुझे देख रही थी। मैं अपनी बेटी और सुनहरी मछलियों का कटोरा लिए एक अच्छे बाप की तरह उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसके होंठ कांपने लगे जैसे वो कुछ कहना चाहती हो। फिर मुझे उसकी आवाज सुनाई दी। चैन लैंगफिंग, तुमने पूरी रात और पूरा दिन ये अच्छा बनने का नाटक सिर्फ इसलिए किया ताकि मैं खुद चलकर तुम्हारे इस जाल में फंस जाऊं। वो तेजी से झुकी जमीन पर बिखरी अभी खरीदी हुई सब्जियां उठाईं और पूरी ताकत से मेरी तरफ फेंक दी। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। मुझे तलाक चाहिए। सब्जियां मुझसे टकराकर जमीन पर बिखर गईं। चैनलिंग डर गई और जोर जोर से रोने लगी। माँ, पापा को मत मारो। मेरे कुछ कहने से पहले ही मिंग मुड़कर घर की तरफ भागी, लेकिन वो अंदर नहीं पहुंच पाई। सुनहरे बालों वाले आदमी ने उसकी कलाई पकड़ ली। भाभी, इतनी जल्दी जाने की क्या जरूरत है? वो मुस्कुराते हुए अपना हाथ उसकी बाह पर ऊपर की तरफ फेरने लगा। तुम्हारे आदमी ने सब कुछ लिख कर दिया है। आज रात तुम हमारे साथ चलोगी। मैंने देखा कि मिंग पूरी तरह जम गई थी। उसके चेहरे पर पहले से भी गहरा खौफ उभर आया। उसी लम्हे मेरे अंदर कुछ फट पड़ा। उसे छोड़ दो। मेरी आवाज अचानक बर्फ जैसी ठंडी हो गई। कारोबारी दुनिया में 10 बरस तक जूझकर तरासी गई ऐसी आवाज का इन गुंडों ने पहले कभी सामना नहीं किया था। मैंने सुनहरे बालों वाले के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। वो कुछ कदम पीछे लड़खड़ा गया और उसके होंठ के कोने से खून बहने लगा। वो सन्न होकर अपना चेहरा पकड़ने लगा। बाकी सब भी जम गए। फिर वो दोबारा मुक्के चलाता हुआ मेरी तरफ झपटा। मैं एक कदम किनारे हुआ, उसका वार बचाया और उसके पेट पर जबरदस्त लात मारी। वो चीखते हुए पीछे उड़ा और जमीन पर दर्द से तड़पने लगा। बाकी तीनों गालियां देते हुए मेरी तरफ दौड़े। मैं तेजी से आगे बढ़ा। फेंकना, जोड़ मोड़ना और घुटने से वार करना, पिछली जिंदगी में सीखी हर जंगी कला मैंने इस्तेमाल की। मेरा हर वार सही जगह लगा। 1 मिनट से भी कम वक्त में चारों जमीन पर पड़े थे। मेरे पीछे चैनलिंग अपनी छोटी मुट्ठी ऊपर उठाकर चिल्लाई, पापा, बुरे लोगों को मारो। वाह! मिंग ने कोई आवाज नहीं निकाली। मैं सुनहरे बालों वाले के पास गया, उसके सीने पर पांव रखा और नीचे देखते हुए कहा, ध्यान से सुन। मैंने जुआ छोड़ दिया है। पुराने सारे हिसाब खत्म हो चुके हैं। फिर कभी मेरे परिवार के पास आया तो जब भी तुम्हें देखूंगा, तुम्हें पीटूंगा। समझा? उसने फिर भी अकड़ दिखाने की कोशिश की। तूने पैसे लिए हैं और वापस नहीं दे रहा। हम पुलिस बुलाएंगे। मैं हंसा। पुलिस बुलाओगे? क्या तुम्हें पता है कि बड़े पैमाने पर जुआ चलाने की सजा क्या होती है? क्या मैं तुम्हें बताऊं? मेरे फोन में सबूत मौजूद हैं। क्या तुम्हारी तरफ से मैं ही फोन कर दूं? उनके चेहरे फौरन सफेद पड़ गए। माफ कर दीजिए भाईचंद, हमसे गलती हो गई। हम अभी चले जाते हैं। रुको, मैंने उन्हें वापस बुलाया। फिर अब भी कांप रही मिंग की तरफ देखकर कहा, मेरी बीवी से माफी मांगो। उन लोगों के चेहरे उतर गए, लेकिन उन्होंने सिर झुका दिया। माफ कर दीजिए भाभी, अब यहां से निकलो। मैंने सुनहरे बालों वाले को ठोकर मारकर एक तरफ किया। वो घबराकर वहां से भाग गए। चारों तरफ खामोशी छा गई। मैं मिंग की तरफ मुड़ा। उसका चेहरा आंसू से भीगा था और बदन अब भी कांप रहा था। उसकी आंखों में डर, शक और गहरा दर्द था। मेरे दिल में सुई चुभने जैसा दर्द उठा। मैं उसके करीब गया, उसकी आंखों में देखा और एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए गंभीरता से कहा, मिंग पुराना चैन लैंगफेंग एक घटिया इंसान था। उसने जो किया है उसके लिए 10,000 बार मरना भी कम होगा। मैं तुमसे ये उम्मीद नहीं करता कि तुम मुझे फौरन माफ कर दोगी। बस मुझे एक और मौका दे दो। मैं अपनी जान की कसम खाता हूँ, आज के बाद अगर मैंने तुम्हें और चैनलिंग को जरा सा भी दुख पहुंचने दिया तो मेरी मौत बेहद भयानक हो। मिंग मुझे देखती रही और उसकी आंखों से बड़े बड़े आंसू बहते रहे। उसके होंठ हिले। आखिरकार वो रोते हुए चिल्लाई, चैन लैंगफेंग, तुम कमीने हो। मैं दोबारा तुम पर भरोसा नहीं करूंगी। ये कहने के बाद वो चैनलिंग को खींचकर घर के अंदर ले गई और जोर से दरवाजा बंद कर दिया। लेकिन उसने दोबारा तलाक की बात नहीं की। मेरे लिए इतना ही काफी था। मैं रसोई में गया और कुछ ही देर में खट्टी मीठी मछली और मसालेदार पसलियों की खुशबू पूरे घर में फैल गई। मैं खाने की प्लेटें लेकर सोने के कमरे के दरवाजे तक गया और दस्तक दी। खाना तैयार है। गुस्से में रहकर बच्ची को भूखा मत रखो। मैं बैठक में सो जाऊंगा। मैंने थाली नीचे रखी और मुड़कर जाने लगा। अंदर से चैनलिंग की हल्की सी आवाज आई, माँ, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। थोड़ी देर बाद मुझे कटोरियों और खाने की छड़ियों की हल्की आवाज सुनाई दी। मैं सख्त सोफे पर लेटकर छत को देखने लगा। रास्ता लंबा था, लेकिन मंजिल की दिशा मुझे पहले कभी इतनी साफ दिखाई नहीं दी थी। मुझे उनकी हिफाजत करनी थी और इस घर को सच में दोबारा खुशहाल बनाना था। सोने के कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खुला। मैंने आंखें बंद कर ली और सोने का नाटक करने लगा। कुछ सेकंड बाद दरवाजा धीरे से फिर बंद हो गया, लेकिन इस बार उसमें कुंडी नहीं लगी थी। मेरे होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। अगले कुछ दिनों तक मैं रोज मिंग के साथ ठेले पर गया। एक थैला 20 युआन, जितना चाहो खुद भरो। बाजार की पहचान बन गया। हर दिन 1,000 जिन से ज्यादा सेब लगातार बिकने लगे। एक हफ्ते से भी कम वक्त में मिंग के खाते में 10,000 युआन बढ़ गए। रात को उसे अक्सर नींद नहीं आती थी। कुछ दिनों बाद बिक्री कम होने लगी। तब मेरे जहन में एक नया ख्याल आया। मैंने चेरी और ब्लूबेरी लाने का सुझाव दिया। उसने माथा सिकोड़कर कहा कि वो पहले भी इन्हें बेचने की कोशिश कर चुकी थी, लेकिन वो बिके नहीं। मगर इस बार तरीका अलग था।
मैंने ठेले को 2 हिस्सों में बांट दिया। नीचे वाले हिस्से पर सेब और आड़ू 15 युआन प्रति जिन, ऊपर वाले हिस्से पर चेरी और ब्लूबेरी 25 युआन प्रति जिन। ग्राहक अपनी पसंद से कुछ भी चुन सकते थे। सारे फल धोकर काटकर डिब्बों में रखे गए थे। सिर्फ 1 युआन और देकर जितना चाहें दही ले सकते थे। 1 और युआन देने पर 1 जिन सेब भी मिलते थे। नया ठेला साफ सुथरा और व्यवस्थित था, इसलिए गंदे और बेतरतीब बाजार में वो अलग ही नजर आ रहा था। उस दिन की कुल बिक्री 3000 युआन से ज्यादा हुई। मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की थी कि नीचे वाले सस्ते फलों के मुकाबले ऊपर वाले महंगे फल ज्यादा बिके। ठेला बंद करते वक्त मिंग खुद को रोक नहीं पाई और मुझसे इसकी वजह पूछ ली। मैंने उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि महंगे फलों से उन्हें लगता है कि उन्हें और भी बड़ा फायदा मिल रहा है। सिर्फ 10 युआन ज्यादा देकर वो महंगे फलों में से अपनी पसंद की कोई भी चीज ले सकते हैं। आखिर कौन लालच में नहीं आएगा? कारोबार का मतलब है लोगों के दिमाग को समझकर चलना। उसने मुझे डांटते हुए कहा, तुम हमेशा इतनी चालाकी करते हो। लेकिन उसके होठों के कोने अपने आप ऊपर उठ गए। उस हफ्ते हमने फिर 10,000 युआन कमाए। मुझे देखने वाली उसकी आंखों में धीरे धीरे फिर से रोशनी लौटने लगी। उस दिन चैनलिंग को स्कूल से लेने जाते वक्त हमने दरवाजे पर अच्छे सूट में खड़े एक शख्स को देखा। वो मिंग का बड़ा भाई शुवेई था भैया। मिंग खुशी से उसके पास दौड़ी। शुवेई ने मुश्किल से उसकी तरफ देखा, फिर उसकी चाकू जैसी तेज नजर मेरी तरफ घूमी। लैंगफेंग, मेरे साथ सिगरेट का एक पैकेट खरीदने चलो। मैं समझ गया कि वो मुझसे अकेले बात करना चाहता था। गाड़ियां खड़ी करने वाली जगह पहुंचकर उसने एक बेमबऊ की तरफ इशारा किया। इस गाड़ी की कीमत 2 लाख युआन से ज्यादा है, कैसी लगी? बुरी नहीं है। उसने एक बैंक कार्ड निकाला और मेरे हाथ पर पटक दिया। इसमें 2 लाख युआन है, गाड़ी भी तुम्हारी होगी। कल मिंग को तलाक दे देना, बच्ची उसके साथ रहेगी, गाड़ी और पैसे तुम रख लेना। इसके बाद हमारे बीच सब खत्म। शुएई की बात सुनकर मैंने सिर हिला दिया। भैया, अब मैं बदल चुका हूं। चीता अपने धब्बे नहीं बदल सकता। शुएई का चेहरा अंधेरा पड़ गया। मिंग हमारी आंखों का तारा थी। देखो तुम्हारे साथ उसकी जिंदगी कैसी हो गई। शराब और जुआ, बस यही सब किया तुमने। क्या तुम उसके लायक हो? पैसे कम लग रहे हैं, अपनी कीमत बताओ। मेरे भीतर गुस्सा भड़क उठा। मैं जानता था कि वो इस जिस्म के पुराने मालिक को गालियां दे रहा था, लेकिन फिर भी उसके अल्फाज मुझे चुभ रहे थे। मुझे कुछ और महीने दे दीजिए, तुम तो कीचड़ से भी बदतर हो। उसने मेरी बात काट दी। गांव का एक आदमी यूनिवर्सिटी चला गया तो क्या खुद को शहरी समझने लगा? अगर उस वक्त मिंग ने गलत फैसला नहीं किया होता तो तुम्हारे जैसे आदमी की औकात ही क्या थी? तुम जैसे लोग पैसे वाले घराने में शादी करके ऊपर चढ़ना चाहते हो, है ना? खूबसूरत बीवी से शादी करके इज्जत पाना चाहते हो। क्या तुम इसके काबिल हो? मैंने मुट्ठियां भींच लीं, फिर धीरे धीरे उन्हें खोल दिया। मैं किसान का बेटा हूं और एक रसोइया हूं जिसने तुम्हारे खानदान को शर्मिंदा किया है। लेकिन पैसे देकर मुझे खरीदने की कोशिश मत करना। तुम ऐसा नहीं कर सकते। मुझे 3 महीने दो, मैं 10 लाख युआन कमा कर दिखाऊंगा। उसके बाद मुझसे बात करना। शुवेई एक पल के लिए ठगा सा रह गया। फिर वो ऐसे तिरस्कार से हंसा जैसे उसने दुनिया का सबसे मजेदार लतीफा सुन लिया हो। मैंने उससे और कुछ नहीं कहा। मैं मुड़ा और वापस घर चला गया। घर लौटने पर मिंग थोड़ी परेशान दिखाई देती हुई मेरे पास आई। मैंने मुस्कुराकर झूठ बोला, कोई बात नहीं है भैया, बस मेरा हौसला बढ़ा रहे थे। उसे मेरी बात पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसने आगे कुछ नहीं पूछा। शुवेई रात के खाने के लिए रुक गया। खाने की मेज पर बैठकर उसने कमरे में रखे पुराने फर्नीचर पर नजर दौड़ाई और माथा सिकोड़ लिया। ये सारा कबाड़ अब तक क्यों पड़ा है? क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे? मैं जवाब देने ही वाला था कि मिंग ने मेज के नीचे धीरे से मेरा हाथ खींच लिया। उसने अपने भाई से नरम आवाज में कहा, भैया, लैंगफेंग सच में पिछले कुछ दिनों में बहुत बदल गया है। उसने मुझे कई अच्छे सुझाव दिए हैं और हमने कुछ पैसे भी कमाए हैं। शुवेई ने ठंडी आवाज में नाक से फूंकार भरी और कोई जवाब नहीं दिया। तभी उसका फोन बजा। फोन उठाते ही उसका चेहरा अचानक बदल गया। क्या श्रीफान हमारे प्रचार प्रस्ताव से खुश नहीं है? उन्होंने तो कहा था कि आज इसे मंजूरी दे देंगे। दूसरी तरफ की आवाज बहुत घबराई हुई थी, यहां तक कि मैं भी उसकी बातें हल्की सी सुन पा रहा था। श्रीफान ने प्रस्ताव देखकर कहा था कि वो बहुत पुराने ढर्रे का है। शाही जीवन का आनंद और उत्कृष्ट कृतियों का संग्रह जैसी बातें अब काम नहीं करती। वो 3 घंटे बाद तुमसे खुद बात करना चाहते हैं। अगर तुम इसे दोबारा ठीक नहीं कर पाए तो इस परियोजना की योजना फीस काट ली जाएगी और तुम्हारा पद भी खतरे में पड़ जाएगा। शुवेई ने फौरन अपना लैपटॉप निकाला और बहुत विनम्र बनकर ग्राहक से बात करने लगा। ग्राहक चाहता था कि परियोजना की छवि उच्च स्तर की हो, लेकिन दिखावटी ना लगे। उसमें सांस्कृतिक गहराई भी हो और वो नौजवानों को भी आकर्षित करे। कुछ देर सुनने के बाद मैंने उसके प्रस्ताव पर नजर डाली। उसका पूरा तरीका ही गलत था। उच्च स्तर की प्रॉपर्टी सिर्फ मकान नहीं बेचती, वो संपर्क, संसाधन और भविष्य की संभावनाएं बेचती हैं। मैं मुड़कर वापस रसोई में चला गया। जब और व्यंजन लेकर बाहर आया तो शुवेई वहां नहीं था। उसका लैपटॉप अभी भी खुला था और प्रस्ताव आधा अधूरा पड़ा था। मिंग ने चिंता से कहा, भैया फोन करने बाहर गए हैं। अगर ये ग्राहक हाथ से निकल गया तो उनकी नौकरी भी जा सकती है। मैंने सुना है कि ये प्रॉपर्टी इस साल उनकी कंपनी की सबसे अहम परियोजना है। चैनलिंग ने अचानक अपना छोटा सा चेहरा ऊपर उठाया। पापा, क्या आप मामा से भी ज्यादा होशियार हैं? साबित करके दिखाओ। मैं मुस्कुराया, फिर बैठकर माउस चलाया। शुवेई के अधूरे प्रस्ताव का पूरा टेक्स्ट चुना और उसे मिटा दिया। मिंग चीख पड़ी, क्या तुम पागल हो गए हो? क्या तुमने इसे सेव नहीं किया था? सेव करने से भी कोई फायदा नहीं होता।
उसका पूरा तरीका ही गलत है। मैंने आगे कुछ नहीं समझाया। मेरी उंगलियां कीबोर्ड पर दौड़ने लगीं और कुछ ही देर में मैं पूरी तरह काम में डूब गया। मेरे हाथों के नीचे एक नया प्रस्ताव शक्ल लेने लगा। संपूर्ण परिस्थितियों पर आधारित संचालन व्यवस्था, संसाधन एकीकरण की रणनीति और पहचान सत्यापन प्रणाली। मैंने एक एक करके सारी चीजें तैयार कर दी। जब शुवेई वापस आया और उसने मुझे अपने कंप्यूटर पर बैठा देखा तो उसका गुस्सा पूरी तरह फट पड़ा। तुमसे किसने कहा था कि मेरे कंप्यूटर को हाथ लगाओ? वो तेजी से मेरी तरफ दौड़ा। मिंग ने फौरन समझाने की कोशिश की। इसे प्रॉपर्टी के प्रचार के बारे में क्या पता है? शुवेई आगे बढ़ा, लेकिन फिर अचानक रुक गया और स्क्रीन को घूरने लगा। उस पर बेहद व्यवस्थित ढंग से तैयार किया गया एक प्रचार प्रस्ताव दिखाई दे रहा था। लेकिन अगले ही लम्हे उसकी आंखें फैल गईं। तुमने मेरी पुरानी योजना का क्या किया? उसे मिटा दिया। उसका पूरा बदन कांप उठा। क्या तुम्हें पता भी है कि इसे तैयार करने के लिए मैंने कितनी रातें जाकर बिताई हैं? उसी वक्त उसका फोन बज उठा। डेडलाइन पूरी हो चुकी थी। उसने स्क्रीन पर तकरीबन तैयार हो चुके नए प्रस्ताव को देखा और उसके चेहरे के भाव लगातार बदलने लगे। आखिरकार उसने दांत भींचकर नया नया प्रस्ताव भेज दिया। फिर उसने मुझे घूरते हुए कहा, अगर तुम्हारी वजह से ये सौदा हाथ से निकल गया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अभी नतीजा नहीं आया था। मैंने पानी का कप उठाकर एक घूंट लिया। 10 मिनट भी नहीं बीते थे कि उसका फोन फिर बज उठा। उसने फोन उठाया, कुछ देर दूसरी तरफ की बात सुनी और उसके होंठ हल्के से फड़कने लगे। फिर उसने फोन काट दिया। उसने उलझे भाव से मेरी तरफ देखा, अपना कंप्यूटर उठाया और बाहर की तरफ चल पड़ा। मैं कंपनी जा रहा हूँ, वापस आकर तुमसे निपटूंगा। मैं हल्का सा मुस्कुराया। मुझे पता था कि अब उसका सामना किस चीज से होने वाला है। उस प्रस्ताव में लिखी अवधारणाएं उसके दर्जे के शख्स की समझ से कहीं आगे थीं, जैसा मैंने सोचा था। कुछ ही देर बाद मेरा फोन बज उठा। फोन शुवेई का था। दूसरी तरफ उसकी आवाज में थोड़ी झिझक थी। चैन लैंगफेंग, क्या तुम अब मेरी कंपनी आ सकते हो? श्रीफान उस शख्स से मिलने पर अड़े हैं जिसने ये प्रस्ताव लिखा है। मुझे पता भेज दो, मैं तुम्हें लेने के लिए ड्राइवर भेज देता हूँ। कंपनी पहुंचकर मैंने सहायक के हाथ में मौजूद प्रस्ताव को संचालन वाले पन्ने पर पलट दिया। ये मेरी बनाई हुई पहचान सत्यापन प्रणाली है। सबसे पहले घर खरीदने वालों को मालिक समिति की मंजूरी लेनी होगी। सिर्फ पैसा होना काफी नहीं होगा। ये भी देखा जाएगा कि वो अपने संपर्कों, हुनर या रसूख के जरिए समुदाय को क्या कीमत दे सकते हैं। दूसरा, मेरा सुझाव है कि 30% मकानों को महफूज रखा जाए और उनमें मुल्क के टॉप उद्योगपतियों, फनकारों और दानिश्वरों को थोड़े वक्त के लिए रहने का न्योता दिया जाए। इससे इस समुदाय की शोहरत अपने आप बढ़ेगी। तीसरा, हर महीने खास वर्ग संवाद रखे जाएं, जिनमें सिर्फ संबंधित इंडस्ट्री के शीर्ष लोगों को बुलाया जाए। जो यहाँ मकान का मालिक नहीं होगा, उसे इन कार्यक्रमों का टिकट तक नहीं मिल सकेगा। श्रीफान की आंखें चमक उठीं। इस तरह मकान सिर्फ एक चीज नहीं रहेगा, बल्कि एक खास सदस्यता हासिल करने की योग्यता बन जाएगा। उन्होंने मुझसे कई और तफसीली सवाल पूछे, जिनका मैंने बिना रुके सहजता से जवाब दिया। आस-पास बैठे कई सीनियर प्लानर बार-बार सहमति में सिर हिलाने लगे। बहुत खूब। श्रीफान खड़े हुए और गौर से मेरी तरफ देखने लगे। हमारी कंपनी में प्रचार निदेशक का पद खाली है। सालाना तनख्वाह 5 लाख युआन होगी। क्या तुम्हारी दिलचस्पी है? 5 लाख। मुझे महसूस हुआ कि शुएई की सांस अटक गई थी। मैंने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। मुझे अपनी बीवी के ठेले में उसकी मदद करनी है। फिलहाल मैं फुल टाइम नौकरी के बारे में नहीं सोच रहा। श्रीफान ये सुनकर हैरान रह गए। मैंने आगे कहा, लेकिन अगर इजाजत हो तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ। कहिए। आपने इस प्रॉपर्टी की कीमत बहुत कम रखी है। अचानक कमरे का माहौल तनावपूर्ण हो गया। शुवेई ने चुपके से मेरी बांह खींची। श्रीफान ने आंखें सिकोड़ ली। श्रीचंद, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? बाजार की मौजूदा हालत को देखते हुए हमारी कीमत पहले से ही इस इलाके में सबसे ज्यादा है। मैंने कहा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपने इसकी शुरुआती कीमत 85,000 युआन प्रति वर्ग मीटर रखने की योजना बनाई है ना? मेरा सुझाव है कि इसे बढ़ाकर 1,20,000 युआन से ज्यादा कर दिया जाए। मीटिंग रूम में चारों तरफ हैरानी भरी सांसों की आवाज गूंज उठी। कुछ लोगों ने पहले ही असहमति में सिर हिलाना शुरू कर दिया था। चैन, शायद तुम बाजार की हालत को ठीक से नहीं समझते। इस इलाके में 90,000 युआन से ज्यादा की कीमत पर मकान बेचना बहुत मुश्किल है। फिलहाल यही हकीकत है। मैं खिड़की के पास गया और परियोजना के पूरब में मौजूद खाली जमीन की तरफ इशारा किया। पहली बात, पिछले हफ्ते विकास और सुधार आयोग की बैठक के ब्यौरे में पूर्वी नए शहर में रेल परिवहन तंत्र का विस्तार करने की बात लिखी गई थी। दूसरी बात, पिछले महीने निर्माण व्यवस्था की गोष्ठी में नए मेयर ने नए विकास क्षेत्रों और मुख्य शहर के बीच सफर का वक्त कम करने पर खास जोर दिया था। तीसरी बात, प्लानिंग विभाग की वेबसाइट पर हाल ही में पूर्वी इलाके के जमीन इस्तेमाल के नक्शे को बदल दिया गया है। आपकी परियोजना के पूरब में मौजूद जमीन को आरक्षित भूमि से बदलकर परिवहन सुविधा की भूमि कर दिया गया है। पूरा मीटिंग रूम खामोश हो गया। सब लोग मुझे घूरने लगे। इन सभी जानकारियों को आपस में जोड़िए और नए मेयर की पिछली तैनाती का ब्यौरा देखिए। नानचिंग नए जिले में अपने पिछले ओहदे पर रहते हुए उनका पहला बड़ा फैसला भूमिगत रेल के विस्तार का निर्माण आगे बढ़ाना था। मेरा अंदाजा है कि 6 महीनों के अंदर भूमिगत रेल विस्तार की योजना का ऐलान कर दिया जाएगा। उसका स्टेशन आपकी परियोजना के पूरब में बनने का सबसे ज्यादा चांस है। श्रीफान खड़े हो गए। तुम्हें इस बात का कितना यकीन है?
मैंने शांत लहजे में कहा 70%, लेकिन मुमकिनात सिर्फ 50% भी हो तो ये दांव लगाने लायक है, क्योंकि खबर सामने आते ही यहाँ मकानों की कीमत 30% से ज़्यादा बढ़ जाएगी। अभी कीमत बढ़ाकर 1,20,000 युआन करना महंगा लग सकता है, लेकिन 6 महीने बाद इसकी असल कीमत के मुकाबले ये फिर भी कम होगी। इससे भी अहम बात यह है कि भूमिगत रेल की खबर सामने आते ही आसपास की बड़ी तादाद में आम बाजारू प्रोजेक्ट्स बिक्री के लिए आ जाएंगी। अगर आपने कीमत 85,000 युआन ही रखी तो आपके खास समुदाय वाली पूरी पहचान खत्म हो जाएगी। अमीर लोग भूमिगत रेल से दफ्तर जाने वाले मामूली मुलाजिमों के पड़ोसी नहीं बनना चाहते। पूरा मीटिंग रूम बिल्कुल खामोश था। श्रीफान पूरे 1 मिनट तक मुझे घूरते रहे। फिर उन्होंने अपना फोन उठाया। सेक्रेटरी वांग, प्लानिंग विभाग के डायरेक्टर लियू से संपर्क करो। पूर्वी नए शहर की भूमिगत रेल योजना के बारे में एहतियात से जानकारी हासिल करो। इंतजार के वो 10 मिनट 10 साल जैसे लग रहे थे। फोन बजा। श्रीफान ने फोन उठाया। दूसरी तरफ की बात सुनते हुए उनका चेहरा लगातार गंभीर होता चला गया। आखिर उन्होंने सिर्फ इतना कहा, तस्दीक हो गई, अच्छा मैं समझ गया। फोन काटकर उन्होंने मेरी तरफ देखा। मेरी कंपनी में काम करो, प्रचार विभाग के उपाध्यक्ष बन जाओ, सालाना तनख्वाह 10 लाख युआन होगी, क्या तुम्हारी दिलचस्पी है? मैंने देखा कि शुई का चेहरा लाल हो गया और उसका पूरा बदन अकड़ गया, लेकिन मैंने फिर भी सिर हिला दिया। मुझे फुल टाइम नौकरी में दिलचस्पी नहीं है। मैं अपने घर वालों के साथ ज़्यादा वक्त गुजारना चाहता हूँ। श्रीफान कुछ देर तक मुझे देखते रहे, फिर बेबस होकर मुस्कुराए। हर शख्स की अपनी तरजीह होती है, लेकिन मैं फिर भी चाहता हूँ कि तुम इस परियोजना से जुड़े रहो। अपनी फीस तुम खुद तय कर सकते हो। मैंने शुई की तरफ देखा। दरअसल शुई की बुनियादी समझ बहुत मजबूत है। वो इस योजना की मुख्य अवधारणाओं को समझ चुका है। श्रीफान उसके साथ मिलकर ये काम कर सकते हैं। शुई ठगा सा रह गया। उसने बेकीनी से भरी आंखों से मेरी तरफ देखा। श्रीफान ने कुछ देर सोचा और आखिरकार सिर हिला दिया। ठीक है, ये परियोजना मैं तुम दोनों को सौंपता हूँ। कंपनी से बाहर निकलते वक्त शुई अब भी ख्वाब में दिखाई दे रहा था। उसने अचानक पूछा, तुमने साल के 10 लाख युआन ठुकरा दिए, क्या भूमिगत रेल वाली खबर का विश्लेषण सच में तुमने खुद किया था? मैंने कहा, सारी जानकारी सबके सामने मौजूद है। फलों के ठेले पर मेरी जरूरत है। वो कुछ सेकंड तक खामोश रहा, फिर उसकी आवाज हल्की सी कांपने लगी। तुम जानते भी हो कि 10 लाख युआन का क्या मतलब होता है। मैंने 8 साल तक काम किया है और अब जाकर उसके आधे तक पहुंच पाया हूं। मैंने कहा, भैया अगर ये सौदा कामयाब होया तो आप कंपनी के हीरो बन जाएंगे। इसके बाद आपके लिए आगे बढ़ने के बहुत सारे रास्ते खुल जाएंगे। मैं गाड़ी में बैठा और वहां से चला गया। पीछे देखने वाले शीशे में मैंने उसे वहीं खड़े होकर काफी देर तक मेरी जाती हुई गाड़ी को देखते पाया। रात के खाने के वक्त शुवेई फिर घर आया। मैंने शराब की जगह चाय का कप उठाया। भैया, मैंने माजी में जितनी भी घटिया हरकतें की हैं उनके लिए मैं दिल से माफी मांगता हूँ। मिंग ठगी सी रहे और उसकी हवा में ही रुक गई। मैं जानता था कि वो क्या सोच रही थी। वो यही सोच रही थी कि पुराना चैन लैंगफेंग कभी माफी नहीं मांगता था। वो बस पहले से भी बुरा सलूक करता। शुवेई ने बेचैन होकर दूसरी तरफ देखा। मिंग ने पहले उसे और फिर मुझे देखा। अचानक उसने पूछा, भैया क्या आपने फिर उससे कुछ कहा है? मैंने मुस्कुराकर कहा, भैया बस मुझे ये याद दिला रहे थे कि मुझे जिम्मेदार बनना चाहिए। मिंग ने अपनी चॉपस्टिक नीचे रखी और गंभीरता से शुवेई की तरफ देखा। भैया, मैंने उसे चुना है। ये मेरा रास्ता है। इसका फल चाहे कितना भी कड़वा क्यों ना हो, मैं उसे खुद निगल लूंगी। अगर आपको सच में मेरी फिक्र है तो ऐसी बातें कहना बंद कर दीजिए जिनसे मेरे लिए सब कुछ और मुश्किल हो जाता है। रोशनी के नीचे उसकी आंखों में ऐसा पक्का इरादा था जो अब कभी पीछे नहीं हटने वाला था। शुवेई ने अपना प्याला उठाया और एक ही घूंट में खाली कर दिया। उसने मुंह खोला, फिर कुछ नहीं बोला। जल्दी से खाना खत्म किया और चला गया। उसे बाहर छोड़ने के बाद मैं वापस मुड़ा। मिंग मुझे देख रही थी। आज तुम कुछ अलग लग रहे हो। अलग कैसे, मैं बयान नहीं कर सकती। उसने सिर थोड़ा तिरछा करते हुए कहा, मुझे बस ऐसा लग रहा है जैसे एक बहुत लंबा और खौफनाक ख्वाब ख्वाब सच में खत्म हो गया हो। देर रात मैंने हमेशा की तरह बैठक के कमरे में सोफा तैयार किया। मिंग अपना कंबल लेकर सोने के कमरे से बाहर आई। वो दरवाजे पर रुकी और पीछे मुड़कर मेरी तरफ देखा। क्या तुम्हें सोफे पर सोना आरामदेह लगता है? उसने होंठ काटते हुए मुस्कुराकर पूछा, फिर मुड़कर वापस कमरे में चली गई। दरवाजा बंद नहीं हुआ। अगली सुबह मिंग चैनलिंग को लेकर उसके नाना नानी से मिलने चली गई। मैं घर पर रहकर हिस्सा सब देखने और अपने अगले कदम की तरकीब बनाने लगा। दोपहर के आसपास मेरा फोन बजा। मैंने फोन उठाया। दूसरी तरफ मिंग रो रही थी और पीछे बहुत शोर था। लैंगफेंग, जल्दी से शहर के पीपल्स अस्पताल आ जाओ। चैनलिंग अचानक सांस नहीं ले पा रही है, वो इमरजेंसी में है। मेरा दिमाग पूरी तरह सुन्न हो गया। मैं सब कुछ छोड़कर तेजी से घर के बाहर भागा। अस्पताल पहुंचने तक मिंग का पूरा खानदान वहां आ चुका था। उसके वालिद शु जेंगमिंग ने मुझे देखा और गुस्से में मेरी तरफ बढ़े। चैन लैंगफेंग, देखो तुमने इस बच्ची की क्या हालत कर दी है। डॉक्टर ने कहा है इसका बहुत पहले पता चल जाना चाहिए था। तभी एक नर्स जल्दी से वहां आई। घरवालों से गुजारिश है कि शांत रहिए। उसकी माँ गू मानलिंग लाल आंखों के साथ मेरे पास आई। उनकी आवाज कांप रही थी। डॉक्टर ने कहा है कि इसे आइडियोपैथिक पल्मोनरी आर्टीरियल हाइपरटेंशन है। ये एक नायाब बीमारी है। अभी दी जा रही दवाइयां सिर्फ कुछ वक्त तक की हालत संभाल सकती हैं। उसे एक खास टारगेटेड दवा चाहिए जिसे विदेश से मंगवाना पड़ेगा।
उसका खर्चा हर महीने 300 युआन से ज़्यादा है और उसे लंबे अरसे तक लेना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे दिल में छेद कर रहा हो। पल्मोनरी हाइपरटेंशन, ऐसा कैसे हो सकता है? मिंग मुझसे लिपटकर रोने लगी, उसका पूरा बदन कांप रहा था। डॉक्टर ने कहा कि शायद ये बीमारी कुछ वक्त से थी। इसके लक्षण बहुत हल्के थे। मैंने ध्यान नहीं दिया। कभी कभी वो कहती थी कि वो थक गई है। मुझे लगा कि खेलने की वजह से थकी होगी। अब रोने से क्या फायदा? शू जिंगमिंग की आवाज़ सख्त थी। दवा के लिए पैसे चाहिए, हर महीने 300 युआन। क्या तुम इतना खर्चा उठा सकते हो? गु मानलिंग ने अपनी बेटी की तरफ देखा। मेरी बात मानो, इससे तलाक ले लो। तलाक के बाद शु खानदान चैनलिंग की दवाइयों का खर्चा उठाएगा। मिंग ने हैरानी से सिर उठाया। माँ, अब ये क्या कह रही हो? क्या तुम अब भी इसके साथ तकलीफें सहना चाहती हो? इस बच्ची को देखो। गु मानलिंग भी रो रही थी। ये दवा बीच में बंद नहीं की जा सकती। इसे रोकते ही उसकी हालत तेजी से बिगड़ जाएगी। मिंग ने इमरजेंसी रूम के बंद दरवाजे की तरफ देखा। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे, लेकिन उसने जोर से अपना चेहरा पोंछा और सीधी खड़ी हो गई। माँ, मैंने आपसे कहा था कि मैंने उसे चुना है। ये मेरा रास्ता है। चाहे ये कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, हम दोनों मिलकर इसका सामना करेंगे। तुम इसका सामना करोगी? शु जेंगमिंग चिल्लाए। हर महीने 300 युआन से ज्यादा चाहिए, और ये भी नहीं पता कि कितने अरसे तक देना पड़ेगा। मैं आगे बढ़ा और मिंग को अपने पीछे करते हुए शु जेंगमिंग के सामने खड़ा हो गया। पैसों का कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। आपको इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। रास्ता निकालोगे। तुम कौन सा रास्ता निकाल सकते हो? शुवेई भी खुद को बोलने से नहीं रोका। श्रीफान ने तुम्हें साल के 10 लाख युआन देने की पेशकश की थी और तुमने उसे भी ठुकरा दिया। मेरे पास अपने तरीके हैं। मैंने उसकी बात बीच में काट दी। चैनलिंग हमारी बेटी है, हम उसकी पूरी जिम्मेदारी उठाएंगे। शू जेंगमिंग काफी देर तक मुझे घूरते रहे, फिर अचानक ठंडी हंसी हंसे। ठीक है, तुम्हारे अंदर बहुत खुददारी है, अब इसे खुद ही संभालना। चलो यहाँ से। शू खानदान वहां से चला गया। मिंग मेरे कंधे पर सिर रखकर धीरे धीरे रो रही थी। उसका बदन कांप रहा था। डरो मत। मैंने धीरे से उसकी पीठ थपथपाई। मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन दवाइयों का खर्चा? उसने आंसू भरी आंखों से मेरी तरफ देखा। हर महीने 300 युआन। हमारे पास पैसा समस्या नहीं है। मैंने खिड़की के बाहर देखते हुए कहा, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। भुगतान काउंटर पर खड़ा होकर मैंने अपने हाथ में मौजूद बैंक कार्ड को देखा। उसके अंदर वो पैसा था जिसे हमने सुबह से रात तक पसीना बहाकर एक एक पैसा जोड़कर बचाया था। लेकिन मैं जानता था कि अपनी बेटी का इलाज कराने के लिए ये रकम बिल्कुल भी काफी नहीं थी। अपनी पिछली जिंदगी में मैंने सिफर से शुरुआत करके 100 अरब युआन की सल्तनत खड़ी की थी। इस जिंदगी में अपने परिवार के लिए मुझे फौरन इतना पैसा कमाना था जो उनके लिए काफी हो। अस्पताल के गलियारे में मैं अपनी यादों को तेजी से खंगालने लगा और जल्द पैसा कमाने का कोई जरिया ढूंढने लगा। फ्यूचर्स ट्रेडिंग बहुत धीमी थी। एटिक कारोबार बहुत गहरा और जोखिम भरा था। जुए के लिए सही कनेक्शन चाहिए थे। तभी मेरी यादों का एक बेहद धुंधला हिस्सा अचानक साफ हो गया। एक अंडरग्राउंड जुए की वेबसाइट पर मौजूद वर्चुअल घुड़दौड़ वाले सेक्शन की इनाम अग्रिम वितरण प्रणाली में एक खामी थी। किसी शख्स ने उस खामी का इस्तेमाल करके 3 दिनों के अंदर 20 लाख युआन से ज्यादा निकाल लिए। खातों का मिलान करते वक्त वेबसाइट को गड़बड़ी का पता चला था। इस खामी का उसूल ज्यादा पेचीदा नहीं था, लेकिन दांव लगाने के लिए बिल्कुल सही लम्हा और सटीक हिसाब किताब जरूरी था। किसी वर्चुअल दौड़ के आखिरी 30 सेकंड के दौरान वेबसाइट असल वक्त के भावों के आधार पर मुमकिना जीत की रकम को पहले ही उपलब्ध बैलेंस के तौर पर दिखा देती थी। अहम बात यह थी कि उन आखिरी 30 सेकंड के अंदर अगर कोई यूजर उस वर्चुअल रकम से खत्म होने वाली किसी दूसरी दौड़ पर नया दांव लगा देता, तो सिस्टम हकीकत में उस दांव को मंजूर कर लेता था। सही तरतीब का इस्तेमाल करके थोड़ी सी असली पूंजी से दर्जनों गुना वर्चुअल रकम हासिल की जा सकती थी और लगातार कई दांव लगाए जा सकते थे। सारी दौड़ें खत्म होने के बाद अगर आखिरी दांव जीत जाता तो मिलने वाला मुनाफा असली होता। आसान लफ्जों में ये किसी जुआखाने जैसा था, जहां तुम 100 युआन का दांव लगाते हो और संचालक तुम्हें जीतने के करीब देखकर 1000 युआन के सिक्के आगे बढ़ाते हुए कहता है, ये रकम शायद तुम्हारी होने वाली है। फिर तुम उन्हीं 1000 युआन से किसी दूसरी सी मेज पर दांव लगाकर जीत जाते हो। अब जुआघर को वो रकम तुम्हें देनी ही पड़ेगी। और मुझे इस खामी का इस्तेमाल करने का मुकर्रर वक्त, इसे सक्रिय करने की शर्तें और पकड़े जाने से बचने का तरीका मालूम था। लकी हॉर्स रेसिंग हर वर्चुअल दौड़ 3 मिनट की थी। मैंने गहरी सांस ली। पहला कदम, खुद तैयार किए गए फर्जी नाम से नया खाता बनाना। दूसरा कदम, पैसे जमा करना। वेबसाइट कई अनजान और अलग अलग दर्जे वाली थर्ड पार्टी पेमेंट सर्विसेज को सपोर्ट करती थी। मैंने ऐसा तरीका चुना जिसमें छोटी छोटी रकम अलग अलग करके जमा करनी थी। 5 मिनट बाद शुरुआती 5000 युआन खाते में पहुंच गए। खाते का बैलेंस 5000 युआन। वक्त दोपहर के 2:40 पहली वर्चुअल घुड़दौड़ शुरू हुई। मैंने तीसरे नंबर के घोड़े पर 1000 युआन का दांव लगाया। उसका भाव 2.5 था। जैसे जैसे दौड़ आगे बढ़ी और 40 सेकंड बाकी रहे, तीसरे नंबर का घोड़ा 5वें मुकाम से दूसरे मुकाम पर पहुंच गया। तभी सिस्टम के पैनल के निचले दाएं कोने में मेरा उपलब्ध बैलेंस अचानक चमका और 4000 से बढ़कर 5500 हो गया। सिस्टम ने 1000 युआन के दांव से होने वाला मुमकिना मुनाफा पहले ही जोड़ दिया था, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। ये बस सामान्य डिस्प्ले था। वो असली खामी अभी एक्टिव नहीं हुई थी। तीसरे नंबर का घोड़ा मामूली फर्क से जीत गया। असली सेटलमेंट के बाद 2500 युआन का मुनाफा हुआ। खाते का बैलेंस 6500 युआन हो गया।
दूसरी दौड़ दोपहर 2:45 पर शुरू हुई। मैंने पहले 2 मुकामों पर आने वाले घोड़ों का अंदाजा लगाते हुए क्वीनेला पर 2000 युआन लगाए। भाव 3.2 था। जब 30 सेकंड बाकी थे, सिस्टम ने दोबारा मुमकिन जीत की रकम पहले ही जोड़ दी। मेरा बैलेंस 4,500 से बढ़कर 11,400 युआन हो गया। अब असली खेल शुरू होना था। दौड़ में 25 सेकंड बाकी रहते ही मैंने तेजी से एक दूसरी वर्चुअल फुटबॉल रेस खत्म होने में बस 25 सेकंड बचे थे। मैंने बिना वक्त बर्बाद किए जल्दी से एक दूसरी टैब खोली। वहां एक वर्चुअल फुटबॉल मैच चल रहा था, जो बिल्कुल खत्म होने की कगार पर था। मैंने अपने खाते में दिख रहे पूरे 11,400 युआन इस बात पर लगा दिए कि मैच के आखिरी 5 मिनट में एक गोल पक्का होगा। इसका भाव 1.8 था। मेरी सांसें अटकी हुई थी। सिस्टम ने चेकिंग की और दांव कबूल कर लिया। मेरा तुक्का नहीं, मेरा पूरा कैलकुलेशन सही था। वो बग असल में काम कर रहा था। सिस्टम उस हवा वाले मुनाफे को असली पैसा मानकर मुझे उससे दांव लगाने दे रहा था। मेरे सीने में दिल इतनी जोर से धड़क रहा था जैसे पसलियां तोड़कर बाहर आ जाएगा। घुड़दौड़ खत्म हुई और मेरा घोड़ों वाला दांव जीत गया। वहां से 4,405 युआन का असली मुनाफा आया। उधर फुटबॉल मैच की सीटी भी बजी। 89वें मिनट में एक वर्चुअल प्लेयर ने दूर से ऐसा शॉट मारा कि सीधा गोल हो गया। वहां से मुझे 20,520 युआन मिले। देखते ही देखते मेरे खाते का बैलेंस उछलकर 26,925 युआन हो गया। हिसाब बिल्कुल सीधा था। मेरे असली 5,000 में से 3,000 के दांव कटे और फिर दोनों जीती हुई रकमें उसमें जुड़ गई। 10 मिनट भी नहीं लगे थे और मेरे 5,000 युआन लगभग 27,000 बन चुके थे। लेकिन मैं यहाँ रुकने नहीं वाला था। मुझे पता था कि इस लूपहोल को बार बार निचोड़ा जा सकता है। बस हर रेस के आखिरी 30 सेकंड की टाइमिंग एकदम परफेक्ट होनी चाहिए थी। अगर मेरा दांव हार भी जाता तो सिस्टम का वो नकली पैसा ही डूबता। मेरी जेब से कुछ नहीं जाने वाला था। तीसरा राउंड, फिर चौथा राउंड। मेरी उंगलियां कीबोर्ड और माउस पर किसी मशीन की तरह चल रही थीं। मेरी आंखें स्क्रीन पर चल रहे 3 अलग अलग काउंटडाउन पर चिपकी हुई थीं। एक एक सेकंड का खेल था। पलक झपकने की भी गुंजाइश नहीं थी। दोपहर के 3:21 हो रहे थे। मैंने अपना आखिरी राउंड पूरा किया। स्क्रीन पर जो फाइनल बैलेंस चमक रहा था वो था 7,26,800 युआन। मैंने सिर्फ 5,000 युआन खेल शुरू को किया था और 1 घंटे के अंदर उस रकम को 140 गुना से भी ज्यादा कर दिया था। मैं अपनी कुर्सी पर पीछे की तरफ टिक गया। स्क्रीन पर लिखे उन नंबर्स को बस घुरे जा रहा था। मेरी हथेलियों पर पसीना आ गया था। मैंने पैसे निकालने बटन पर क्लिक किया। तभी स्क्रीन पर एक मैसेज फ्लैश हुआ। इतनी बड़ी रकम निकालने के लिए हमारे स्टाफ की मैनुअल चेकिंग जरूरी है। पैसा 2 घंटे के अंदर आपके खाते में आ जाएगा। मैंने झट से ब्राउजर की सारी हिस्ट्री उड़ाई, कंप्यूटर बंद किया और तुरंत वहां से बाहर निकल पड़ा। इंटरनेट कैफे से बाहर निकला तो सूरज की तेज रोशनी सीधी आंखों में चुभी। मैंने हाथ से आंखें बचाते हुए एक लंबी सांस ली। 7,26,000 युआन। सच कहूं तो चेनचेन की उस गंभीर बीमारी के इलाज के लिए ये रकम भी कम ही पड़ने वाली थी। उसे पूरी तरह ठीक करने के लिए मुझे और पैसों की जरूरत थी। लेकिन मुझे ये भी पता था कि बहुत जल्द कोई खुद चलकर मुझे पैसे देने आने वाला था। मैं वापस अस्पताल पहुंचा। जैसे ही मैंने वार्ड का दरवाजा खोला, मुझे नर्स की रूखी सी आवाज सुनाई दी। मिस, सिस्टम में तो सिर्फ 5,000 युआन ही जमा दिख रहे हैं। आपको आज के आज पूरी रकम जमा करनी होगी, वरना हम बच्ची के आगे के टेस्ट और दवाइयां शुरू नहीं कर सकते। शू मेंग की आवाज ऐसी लग रही थी जैसे वो बस बिखरने ही वाली है। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे पति तो 1 घंटे पहले ही 10,000 युआन जमा करने गए थे। तभी उसकी नजर दरवाजे पर पड़ी। मैं अंदर आ रहा था। मुझे देखते ही उसके गले में जैसे आवाज ही फंस गई। पैसे कहाँ हैं? वो 10,000 युआन? मैंने उसकी आंखों में सीधा देखते हुए धीरे से कहा, मैंने सिर्फ 5,000 जमा किए हैं। बाकी के 5,000 युआन मैंने घोड़ों पर दांव लगाने में इस्तेमाल कर लिए। घोड़ों पर दांव। ये सुनते ही शू मेंग के चेहरे का सारा रंग उड़ गया। वो ऐसे लड़खड़ाई जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। चैन जोइशेंग, वो चैन चेन की जान बचाने का पैसा था और तुमने उसे जुए में उड़ा दिया। वो पागलों की तरह मुझ पर टूट पड़ी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वो रोते हुए अपनी छोटी छोटी मुट्ठियों से मेरी छाती पर वार करने लगी। उसकी चीखें दिल चीरने वाली थीं। क्या तुम इंसान भी हो? तुम्हारे उन वादों का क्या हुआ? पास खड़ी नर्स हमें ऐसे देख रही थी जैसे हम कोई कचरा हो। उसकी आंखों में साफ नफरत दिख रही थी। मैंने शू मेंग की दोनों कलाइयां मजबूती से पकड़ लीं और आवाज को थोड़ा धीमा लेकिन सख्त रखते हुए बोला, पहले मेरी बात सुनो, शांत हो जाओ। मैंने उन 5,000 युआन से बहुत सारे पैसे जीते हैं। मैंने पैसे निकालने की रिक्वेस्ट डाल दी है और 2 घंटे के अंदर वो हमारे अकाउंट में होंगे। चैन चेन के इलाज का टेंशन अब खत्म हो गया है, समझी? वो एकदम से रुक गई। उसकी आंखें पूरी तरह से खाली और बेजान लग रही थीं। तुम फिर से झूठ बोल रहे हो ना? तुमने फिर से वही सब शुरू कर दिया है। उसका हाथ बुरी तरह कांप रहा था जब उसने मेरी तरफ उंगली उठाई। तुम्हें पता है मुझे तुम्हारा ये जुआ खेलना कितना घिनौना लगता है, और फिर भी तुम्हारे वो सारे वादे। मैं उस वक्त एकदम चुप रहा। मैं जानता था कि अभी मैं जो भी बोलूंगा उसे वो सिर्फ एक बहाना ही समझेगी। बस 2 घंटे मेरा इंतजार करो। मैंने उसकी कलाइयां छोड़ दी। एक नज़र बिस्तर पर अपनी बीमार बच्ची पर डाली जिसका चेहरा पीला पड़ चुका था। 2 घंटे बाद मैं पैसे लेकर आऊंगा। मैं वहां से मुड़ा और बाहर निकल गया। पीछे से मुझे शुमेंग की दबी दबी सी सिसकियां सुनाई दे रही थीं जो किसी भी इंसान का दिल तोड़ दें। जब मैं गर्मा गर्म कांजी का एक कटोरा लेकर वापस लौटा तो शू मेंग बिस्तर के किनारे सिर टिकाए लेटी हुई थी।
देखने में लग रहा था कि वो सो गई है, लेकिन उसके हल्के हल्के कांपते कंधे सारी सच्चाई बयान कर रहे थे। चैन चैन जाग रही थी। उसके उस नन्हे से शरीर में जाने कितनी नलियां घुसी हुई थीं। मुझे देखकर उसने एक बहुत ही कमजोर सी मुस्कान देने की कोशिश की। अच्छे बच्चे बनकर रहना चैन चैन। मैं थोड़ा झुका और उसके गाल को बहुत प्यार से सहलाया। तुम्हारे पापा इस बीमारी को पक्का हरा देंगे, और फिर मैं तुम्हें दुनिया के सबसे अच्छे अम्यूजमेंट पार्क लेकर जाऊंगा। वहां हम बादलों से भी बड़ी वाली रुई की मिठाई खाएंगे। ये सुनकर उसकी बेजान आंखों में हल्की सी चमक आ गई। उसने अपनी धीमी सी आवाज में कहा, मैं बस हमेशा मम्मा और पापा के साथ रहना चाहती हूँ। मेरी आवाज सुनकर शू मैंग ने अपना सिर उठाया। रो रो कर उसकी आंखें सूज गई थीं। उसने पहले अपनी बच्ची के उस मासूम चेहरे को देखा जो जिंदगी की भीख मांग रहा था, और फिर मेरी तरफ देखा। उसने एक बहुत गहरी थकावट से भरी सांस छोड़ी। शाम तक टेस्ट के रिजल्ट आ जाएंगे। तुम पहले जाकर अपना वो जरूरी काम निपटा लो। उसकी आवाज में कोई जान नहीं बची थी। मुझे पता था कि ये वो आखिरी मौका था जो वो मुझे दे रही थी। मैंने घड़ी की तरफ देखा। बस मेरा इंतजार करना, मैंने ये कहा और वार्ड से बाहर आ गया। मैंने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैं अस्पताल से बाहर निकला और बैंक की तरफ जाने ही वाला था कि अचानक एक काले रंग की मर्सिडीज तेजी से आई और मेरा रास्ता काटते हुए मेरे ठीक सामने आकर रुकी। गाड़ी का दरवाजा खोला और काले कपड़े पहने दो आदमी बाहर निकले। उनके चेहरों पर कोई भाव नहीं था। मिस्टर चैन, बॉस गु ने आपसे बातचीत करने की ख्वाहिश जताई है। उनकी फुर्ती देखकर मैं समझ गया कि ये लोग प्रोफेशनल हैं। मैंने बस हल्का सा सिर हिलाया और गाड़ी में जाकर बैठ गया। गाड़ी अंदर से काफी आलीशान और बड़ी थी। मेरे ठीक सामने एक आदमी बैठा था। उम्र यही कोई 40 के आसपास रही होगी। उसने एक बहुत ही महंगा सूट पहना हुआ था और देखने में वो कहीं से भी गुंडा नहीं लग रहा था, बल्कि काफी पढ़ा लिखा और सभ्य लग रहा था। ये गूदोंग था। अपनी पिछली जिंदगी में मेरी उससे कई बार मुलाकात हुई थी और हमने कुछ डील्स में साथ काम भी किया था। चैन जोईशेंग। उसने अपनी नजरें उठाकर मुझे देखा। तुम तो काफी तेज निकले। मेरे 7-8 प्रोग्रामर्स पिछले 3 साल से मेरे इस बेकार से सिस्टम पर नजर गड़ाए बैठे हैं और उन्हें आज तक एक भी लूपहोल नहीं मिला। और तुम आए और एक ही झटके में तुमने सिस्टम में सेंध मार दी। जरा मुझे भी बताओ, तुम्हें ये कमी मिली कैसे? मैं अपनी सीट पर आराम से पीछे की तरफ टिका और सीधा उसकी आंखों में देखने लगा। बॉस गु, आप जुए का इतना बड़ा अड्डा चलाते हैं और फिर भी लोगों के जीतने से इतना घबराते हैं। आपके सिस्टम में कमी है, ये आपका सिरदर्द है। मैंने वो पैसे पूरी ईमानदारी से दांव लगाकर जीते हैं, तो अब क्या इरादा है? पैसे देने से पीछे हटने का मन बना रहे हैं क्या? गूदोंग की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। सिर्फ 7 लाख युआन के लिए मैं, गूदोंग, अपनी जुबान से मुकर जाऊं, इतना हल्का आदमी नहीं हूं मैं। उसने एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, तुम वो पैसे शौक से ले जा सकते हो, लेकिन तुम्हें इसकी कोई कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। मैं जानता था कि वो मुझे तौल रहा है, मेरी असलियत जानना चाहता है। पिछली जिंदगी में मैं उसकी रग-रग से वाकिफ था, लेकिन अभी मैं अपने सारे पत्ते नहीं खोल सकता था। मैं मुस्कुराया, ठीक है, मैं भी तुम्हारे पैसे ऐसे मुफ्त में नहीं लूंगा। इसके बदले अगर मैं तुम्हें एक ऐसी जानकारी दूं जो तुम्हारे बहुत काम की हो तो कैसा रहेगा? गूदोंग ने अपनी एक भौं ऊपर उठाई। बताओ, तुम्हारे पिताजी मास्टर गू के बारे में। ये सुनते ही गुदोंग के हाथ में जो पेन था वो वहीं रुक गया। क्या उन्हें पिछले कुछ दिनों से कभी कभी अपनी छाती में जकड़न सी महसूस हो रही है और बाएं कंधे में सुन्नपन आ रहा है? मैंने बिल्कुल शांत आवाज में अपनी बात जारी रखी। मेरी मानो तो उनका तुरंत एक कोरोनरी सीटीए करवा लो और डॉक्टर से कहना कि लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी को जरा गौर से देखे। जो नॉर्मल चेकअप होते हैं ना, उनमें बिना कैल्शियम वाला प्लाक पकड़ में नहीं आता। गुदोंग की आंखों की पुतलियां एकदम से सिकुड़ गईं। उसने कुछ सेकंड तक मुझे घूरा और फिर तुरंत अपना फोन निकाला। डीन वांग, मेरे पिताजी के लिए अभी के अभी हार्ट के सारे टेस्ट अरेंज कीजिए। हाँ, कोरोनरी सीटीए और लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी पर खास ध्यान देना है। हाँ, अभी के अभी। उसके फोन रखने के बाद गाड़ी में एकदम सन्नाटा छा गया। सुई गिरने की भी आवाज आ जाए। 40 मिनट बाद उसका फोन बजा। गूदोंग ने कॉल उठाया और बात सुनते सुनते उसके चेहरे का रंग ही बदल गया। जब उसने फोन रखा तो वो मुझे बिल्कुल अलग ही नजरों से देख रहा था, जैसे किसी अनजान शख्स को देख रहा हो। लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी में 85% से भी ज्यादा ब्लॉकेज था। अगर थोड़ी सी भी देर हो जाती तो उनकी जान जा सकती थी। वो कुछ पल के लिए एकदम चुप रहा। चैन जोईशिंग, तुम आखिर हो कौन? मैंने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने सीधा उसकी आंखों में देखा और बिल्कुल ठंडे लहजे में कहा, मुझे मेरे पैसे चाहिए और मेरी हिफाजत की गारंटी। तुम्हारे पैसे अभी तुम्हारे खाते में डाल दिए जाएंगे, बॉस झाओ ने मुझे घूरते हुए जवाब दिया। और जहां तक हिफाजत की बात है, मेरे इलाके में कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, तुम्हारे जैसा तेज दिमाग वाला इंसान सिर्फ 7 लाख युआन के लिए इतनी बड़ी मुसीबत मोल नहीं लेगा। तुम्हारे पेट में कुछ और भी है जो तुम उगलना चाहते हो, है ना? आप सच में बहुत समझदार हैं। मैंने अपनी नजरें उसकी आंखों से बिना हटाए कहा, मेरे पास एक ऐसी जानकारी है जो आपके बहुत काम की है। ये उस औरत के बारे में है जिसे आप पिछले 10 सालों से पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं। और हाँ, उस छोटी बच्ची के बारे में भी जिसके इस दुनिया में होने की आपको कोई खबर ही नहीं है। ये सुनते ही बॉस झाओ झटके से सीधा होकर बैठ गया। उसके चेहरे की वो रईसों वाली शांति कहीं गायब हो गई और उसकी जगह एक गहरे सदमे ने ले ली। तुमने क्या बका अभी? वो सुझोऊ शहर में रहती है। मैंने अपनी आवाज को थोड़ा और धीमा कर लिया।
उसने एक मिडिल स्कूल के टीचर से शादी कर ली है और अपनी एक गुमनाम शान सी जिंदगी गुजार रही है। उसकी एक बेटी भी है जो अब 7 साल की हो चुकी है। उसका जन्मदिन 17 जून को आता है। बॉस झाओ का चेहरा कागज की तरह सफेद पड़ गया। उसकी उंगलियां हल्की हल्की कांपने लगी थीं। वो तारीख और वो उम्र उसे समझने में 1 सेकंड भी नहीं लगा कि मैं क्या कहना चाह रहा था। उसका गला भारी हो गया। अस्पताल में तुम्हें जो भी चाहिए उसका सारा इंतजाम मैं कर दूंगा। मर्सिडीज का भारी दरवाजा बंद हुआ और गाड़ी वहां से खिसक गई। मैं अस्पताल के गेट पर खड़ा था। मेरे कार्ड में अब 57,20,000 युआन से भी ज्यादा की रकम थी। कम से कम जियाजिया के इलाज के लिए अब पैसों की कोई कमी नहीं थी। मैंने अपना फोन मुट्ठी में कसा और लगभग दौड़ते हुए अस्पताल के अंदर घुसा। मैं जितनी तेजी से भाग सकता था भागा और धड़धड़ाते हुए कमरे का दरवाजा खोल दिया। लिन मई वहां नहीं थी। मेरे ससुर बूढ़े लिन बिस्तर के पास कुर्सी पर बैठे हुए थे और उनका चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था। तुम्हारी अपनी सगी बेटी यहाँ मौत से लड़ रही है और तुम पता नहीं कहाँ आवारागर्दी कर रहे हो। मैंने उनके तानों को अनसुना कर दिया। सीधा बिस्तर के पास गया, जियाजिया का जलता हुआ माथा छुआ और बहुत प्यार से पूछा, मम्मा कहाँ है बेटा? कुछ जरूरी काम है कहकर बाहर गई है, मुझे इसके पास बैठने को बोल गई। ससुर जी ने कड़वी आवाज में कहा, तुम दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे से बढ़कर हो। कई घंटों से गायब है वो। मेरा दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में भींच लिया। लिन मई कभी भी जियाजिया को इतने लंबे वक्त के लिए अकेला छोड़कर नहीं जाती थी। मैंने झट से अपना फोन निकाला और उसे कॉल किया। घंटी बजती रही, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। अब मेरे ससुर को भी लगने लगा था कि कुछ गड़बड़ है। फोन क्यों नहीं उठा रही है वो? तभी बाहर कॉरिडोर से सफाई वाले की बड़बड़ाने की आवाज आई। ये जाहिल लोग फिर से लेडीज टॉयलेट में किराए की कोख वाले पोस्टर चिपका गए। इन कमीनों को बस पैसा कमाने से मतलब है, चाहे कोई भी रास्ता हो। वो आवाज सुनते ही मेरे दिमाग में एक ऐसा खौफनाक ख्याल आया कि मेरी रूह कांप गई। लिन मई नहीं, वो ऐसा कभी नहीं करेगी। वो इतनी बेवकूफ नहीं हो सकती। लेकिन अगले ही पल मेरी आंखों के सामने उसका वो आंसुओं से भीगा जिद्दी और बेबस चेहरा आ गया। वो कर सकती थी। अपनी बच्ची की जान बचाने के लिए वो सच में ये कर सकती थी। मैं पलटा और पागलों की तरह कमरे से बाहर भागा। अरे कहाँ जा रहा है तू? अस्पताल वाले अभी भी पैसे मांग रहे हैं। पीछे से ससुर जी की चीख गूंजी। मैंने इलाज का सारा पैसा जमा कर दिया है, आप बस जिया जिया का ख्याल रखिए, मैंने भागते हुए ही जवाब दिया। मैं सीधा लेडीज टॉयलेट की तरफ भागा। अंदर कौन है, कौन चीख रहा है, मैंने किसी चीज की परवाह नहीं की। मैं एक एक करके सारे दरवाजे धक्के मार मार कर खोलने लगा। तीसरे केबिन की दीवार पर काले मार्कर से टेढ़े मेढ़े अक्षरों में एक नंबर लिखा था, किराए की कोक के लिए मुंहमांगी रकम 3 लाख युआन एडवांस। मैंने कांपते हाथों से वो नंबर डायल किया। मुझे एक किराए की कोक चाहिए। मैंने अपनी आवाज को जितना हो सके भारी और बेरहम रखा। मुझे जल्द से जल्द एक बच्चा चाहिए, पैसों की तुम टेंशन मत लो। दूसरी तरफ से एक औरत की सतर्क आवाज आई, हेलो भाई साहब, आपने गलत नंबर मिला दिया है। मुझसे ये नाटक मत करो। मैं एक ठंडी हंसी हंसा। मेरी बीवी कभी मां नहीं बन सकती। मुझे एक लड़का चाहिए और मुझे जेंडर चुनने की गारंटी चाहिए। फोन पर कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया और फिर अचानक उस औरत की आवाज में एक अजीब सी चमक आ गई। बॉस, आपको तो इस लाइन की काफी नॉलेज है, काम हो जाएगा, लेकिन इसकी कीमत। मैंने कहा ना, पैसों की चिंता मत करो। मैंने उसकी बात बीच में ही काट दी। लेकिन लड़की मैं खुद अपनी मर्जी से चुनूंगा। वो एकदम नहीं होनी चाहिए, पहले कभी ये काम ना किया हो, कभी किसी बच्चे को जन्म ना दिया हो, एकदम जवान, तंदुरुस्त और खानदानी जीन अच्छे होने चाहिए। बॉस, एकदम से ऐसी लड़की मिलना तो बहुत मुश्किल है। औरत ने थोड़ा अफसोस जताते हुए कहा, सच कहूं तो अभी हमारे पास ऐसी कोई लड़की नहीं है। मुझसे झूठ मत बको। मैंने अपनी आवाज तेज कर दी। मुझे पता है कि तुम्हारे पास आज ही एक नई लड़की आई है। अभी अभी उसका पहला मेडिकल चेकअप हुआ है। क्या उसने कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिए हैं? औरत एकदम सन्न रह गई। आपको आपको ये कैसे पता? मुझे लोकेशन भेजो। मैंने बर्फ जैसे ठंडे लहजे में कहा, मैं अभी उसे देखने आ रहा हूँ। अगर वो मुझे पसंद आ गई तो मैं तुम्हें मुंहमांगी रकम का दोगुना दूंगा। दोगुना? उसकी आवाज लालच से काम गई। बॉस, आप मजाक तो नहीं कर रहे ना? मेरे पास फालतू टाइम नहीं है, मैं 20 मिनट में पहुंच रहा हूँ। उस नई लड़की को किसी और को मत दिखाना, और अगर उसने साइन करके प्रोसेस शुरू कर दिया है तो फिर मैं डील कैंसिल कर दूंगा। नहीं नहीं, अभी कोई साइन नहीं हुआ है, बस शुरुआती टेस्ट हुए हैं। आप आ जाइए बॉस, हम आपका ही इंतजार कर रहे हैं। मैंने फोन काटा और अस्पताल से बाहर की तरफ दौड़ लगा दी। एक टैक्सी पकड़ी और उसे एड्रेस बता दिया। रास्ते में ही मैंने चुपके से पुलिस को फोन मिलाया और धीमी आवाज में उन्हें उस पते पर चल रहे इस गैरकानूनी धंधे की पूरी जानकारी दे दी। ठीक 20 मिनट बाद मैं शहर के एक बेहद गंदे और स्लम वाले इलाके में खड़ा था। सामने एक खस्ताहाल सी इमारत थी जिस पर घरेलू सेवा का एक पुराना बोर्ड लटक रहा था। मैं सीधा तीसरी मंजिल पर गया। दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था। बहुत ज्यादा मेकअप पोते हुए एक अधेड़ उम्र की औरत ने मुझे ऊपर से नीचे तक घूरा। क्या आप ही वो बॉस हैं? लड़की कहाँ है? मैं उसे धकेलते हुए सीधा अंदर घुस गया। औरत एक झूठी और बनावटी मुस्कान के साथ मेरे पीछे पीछे आई। बॉस, इस लड़की की कंडीशन एकदम टॉप क्लास है। उम्र बस 28 साल है। पहले एक बार नॉर्मल डिलीवरी से एक स्वस्थ बच्ची को जन्म दे चुकी है। इसे पैसों की बहुत सख्त जरूरत है, तो रेट को लेकर भी ज्यादा चिकचिक नहीं होगी। उसने एक कमरे का दरवाजा खोला। लिन मई एक सड़े हुए सोफे पर सिकुड़ कर बैठी थी।
उसने अपनी शर्ट के कोनों को इतनी जोर से पकड़ रखा था कि उसके पोर सफ़ेद पड़ गए थे। मुझे अचानक वहां देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसका पूरा शरीर जैसे पत्थर का हो गया। यही है वो। मैंने अपने चेहरे पर कोई भी भाव नहीं आने दिया। उसे ऐसे देखने लगा जैसे कोई कसाई बकरे को देखता है। खड़ी हो जाओ, गोल घूम कर दिखाओ मुझे। जब वो कांपते पैरों से खड़ी हुई तो उसके चेहरे पर जो खौफ था वो साफ झलक रहा था। बॉस, कैसी लगी? उस औरत ने बीच में ही बोलना शुरू कर दिया। नैन नक्श बहुत प्यारे हैं, शरीर भी एकदम फिट है, और सबसे बड़ी बात, इसके पास कॉलेज की डिग्री है। मैं चलकर लिन मई के बिल्कुल करीब गया और उसके चेहरे को बहुत गौर से देखा। ये तो बहुत ज्यादा दुबली है। क्या ये सच में लड़के को जन्म दे पाएगी? देखिए बॉस, 100% गारंटी तो ऊपर वाला भी नहीं दे सकता, लेकिन हम टेस्ट करके बेस्ट चांस वाली चीज ही चुनेंगे। औरत ने हड़बड़ाते हुए सफाई दी। मुझे हर हाल में लड़का ही चाहिए, मैंने बहुत रूखेपन से कहा। मैं ज्यादा पैसे फेंकने को तैयार हूं, लेकिन अगर लड़की पैदा हुई तो इसके जिम्मेदार तुम लोग होगे। बॉस, इसमें रिस्क बहुत ज्यादा है। अगर रिस्क बड़ा है तो मुनाफा भी तो बड़ा होगा। मैं झटके से उस औरत की तरफ पलटा। मुझे यही लड़की चाहिए। अपना रेट बता और अभी के अभी कॉन्ट्रैक्ट पेपर निकाल। मैं इसे अभी अपने साथ ले जा रहा हूँ। लेकिन बॉस, हमारा एक प्रोसेस होता है। मैं बहुत जल्दी में हूँ। मैंने अपनी जेब से अपना बैंक कार्ड निकालकर उसके मुंह के सामने कर दिया। पैसों की मुझे कोई परवाह नहीं है, मैं इसे अभी इसी वक्त लेकर जाऊंगा। उस दलाल औरत की आंखें चालाकी से घूमने लगी। बॉस, हम ऐसे काम नहीं करते। अगर आप इसे ले गए और फिर बाद में, तो जाओ किसी ऐसे इंसान को बुलाकर लाओ जो फैसले ले सके। मैंने उसे तीखी नजरों से घूरा। या तुम्हारी इतनी औकात ही नहीं है? औरत का चेहरा तमतमा गया। बॉस, आप बस 1 मिनट रुकिए। वो बड़बड़ाते हुए बाहर गई और कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। दरवाजा बंद होते ही लिन मेई झपट कर मेरे पास आई और उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? हमें अभी के अभी यहाँ से भागना होगा। मैंने उसके कांपते हाथों को अपनी मजबूत पकड़ में लिया। मुझ पर भरोसा रखो। तभी बाहर भारी कदमों की आवाजें आईं। दरवाजा खुला। वो दलाल औरत 2 बेहद हट्टे-कट्टे गुंडों और एक सूट बूट पहने अधेड़ आदमी के साथ अंदर आई। आदमी ने सोने के फ्रेम वाला चश्मा पहन रखा था। बॉस, ये हमारे मैनेजर वू हैं, औरत ने बताया। मैनेजर वू ने मुझे ऊपर से नीचे तक ऐसे देखा जैसे मेरी हैसियत तौल रहा हो। मैंने सुना है कि बॉस हमारी लड़की को अभी अपने साथ ले जाना चाहते हैं। हाँ, अपना रेट बताओ। लड़के की पूरी गारंटी के साथ आपका टोटल बिल बैठेगा 8 लाख युआन। मंजूर है। मैं अभी तुम्हें 500 युआन का एडवांस ट्रांसफर कर रहा हूँ। उसके बाद मैं इस लड़की को अपने साथ ले जाऊंगा। जब इसके पेट में बच्चा ठहर जाएगा तब बाकी की पूरी रकम तुम्हारे मुंह पर मार दूंगा। मैनेजर वो एक बहुत ही गंदी हंसी हंसा। अरे बॉस, हमारे यहाँ धंधा ऐसे नहीं होता। आपको पूरी की पूरी रकम अभी इसी वक्त यहाँ टेबल पर रखनी होगी। उसके बाद हमारी जिम्मेदारी है, हम खुद लड़की को आपके बताए पते पर सुरक्षित पहुंचा देंगे। उसने अपना चश्मा उंगली से थोड़ा ऊपर खिसकाया और धमकी भरे लहजे में बोला, वरना मुझे डर है कि आप अपने पैरों पर चलकर इस दरवाजे से बाहर नहीं जा पाएंगे। मैंने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। मेरे पैसे निकलवाना इतना भी आसान नहीं है। ये तो इस बात पर तय होगा कि तुम लोगों में इस कमरे से जिंदा बाहर निकलने का दम है भी या नहीं। मैनेजर वो ने अपनी उंगलियों से एक इशारा किया और वो दोनों सांड जैसे गुंडे मेरी तरफ बढ़ने लगे। तभी नीचे सड़क से पुलिस के सायरन की आवाजें आनी शुरू हो गईं। मैनेजर वो का चेहरा एक झटके में पीला पड़ गया। तूने पुलिस बुलाई है कमीने? मैंने किसी को नहीं बुलाया, मैंने बड़ी शांति से कहा। लेकिन ऐसा लगता है कि तुम्हारा ये धंधा कुछ ज्यादा ही गंदा हो चुका है। सायरन की आवाजें अब बिल्कुल इमारत के नीचे से आ रही थीं। पुलिस वालों के चिल्लाने और बूटों की आवाजें सीढ़ियों पर गूंजने लगीं। इसकी टांगें तोड़ दो और इसे पिछले दरवाजे से घसीट कर ले चलो। मैनेजर उन्हें गालियां देते हुए चीखा। वो दोनों गुंडे एक साथ बाईं और दाईं तरफ से मुझ पर टूट पड़े। मैंने लिन मई को जोर से धक्का देकर दीवार की तरफ कर दिया ताकि वो सुरक्षित रहे। पास रखी एक लकड़ी की कुर्सी उठाई और बाईं तरफ वाले गुंडे पर अपनी पूरी ताकत से दे मारी। कुर्सी उसके कंधे पर लगी और चकनाचूर हो गई। वो दर्द से चीखता हुआ पीछे की तरफ लड़खड़ा गया। लेकिन तब तक दूसरे गुंडे का मुक्का सीधा मेरी कनपटी की तरफ आ रहा था। मैं बिजली की तेजी से नीचे झुका। मुक्का मेरे गाल की हड्डी को रगड़ता हुआ निकल गया। वहां एक तेज जलन सी महसूस हुई। इससे पहले कि मैं खुद को संभाल पाता, मेरी आंखों के सामने एक ठंडी सी धातु चमकी। उस कमीने ने सच में एक स्प्रिंग वाला चाकू निकाल लिया था और उसका निशाना मैं नहीं बल्कि लिन मई थी। वो सीधा चाकू उसकी तरफ घोंप रहा था। लिन मई की एक दिल दहला देने वाली चीख मेरे कानों के पर्दे फाड़ गई। मैंने कुछ नहीं सोचा। पलक झपकने से भी कम वक्त में मैं हवा में उछला और लिन मई के ठीक सामने आ गया। चाकू के मांस में धंसने की वो अजीब सी सन कर देने वाली आवाज आई। अगले ही पल मेरे बाएं कंधे में एक ऐसा दर्द उठा जिसे बर्दाश्त करना नामुमकिन था। पहले एक बर्फ जैसी ठंडक नसों में उतरी और फिर आग जैसी तेज जलन। उस गुंडे ने सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई इंसान खुद आगे बढ़कर चाकू खा लेगा। वो एक पल के लिए हक्का बक्का रह गया। उसी एक पल का फायदा उठाकर मैंने अपने दाएं हाथ से उसका चाकू वाला हाथ कसकर जकड़ लिया और अपना माथा पूरी ताकत से उसकी नाक पर दे मारा। हड्डी के टूटने की कड़क आवाज उसकी दर्दनाक चीख में दब गई। उसने चाकू का हैंडल छोड़ दिया और मुंह पर हाथ रखकर पीछे की तरफ गिर पड़ा। कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा, सब के सब जमीन पर लेट जाओ। उसी वक्त पुलिस के हथियारबंद जवान कमरे में घुस आए।
मैं अपने बाएं कंधे से फव्वारे की तरह बहते खून को हाथ से दबाए हुए लिन मेई के सामने एक ढाल की तरह खड़ा रहा। मैंने अपना सही वाला हाथ हवा में उठा दिया। ऑफिसर, हम यहाँ विक्टिम हैं। मैनेजर वो जमीन पर पड़ा हुआ पुलिस वालों की पकड़ से छूटने की नाकाम कोशिश कर रहा था। एक नौजवान पुलिस वाले की नज़र मुझ पर और मेरे खून से लथपथ कपड़ों पर पड़ी। उसने तुरंत अपने वॉकी टॉकी पर चिल्लाकर कहा, यहाँ एक आदमी बुरी तरह घायल है, हमें तुरंत एक एम्बुलेंस चाहिए। लिन मई पागलों की तरह भागकर मेरे पास आई। उसके दोनों हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। उसने अपने हाथों से मेरे घाव को दबाने की कोशिश की ताकि खून रुक सके। उसकी आंखों से आंसुओं की नदियां बह रही थीं। तुम्हारा तुम्हारा इतना खून बह रहा है। मैंने दीवार का सहारा लिया ताकि गिर ना जाऊं। मैंने एक बहुत ही जबरदस्ती की मुस्कान अपने होठों पर लाने की कोशिश की और अपने सही वाले हाथ से धीरे से उसके आंसुओं से भीगे गाल को छुआ। रोमत, कुछ नहीं हुआ है मुझे, बस थोड़ा सा कट लगा है। सबसे जरूरी बात यह है कि तुम एकदम महफूज हो। जब हम पुलिस स्टेशन से सारे बयान दर्ज करवा कर बाहर निकले तो रात बहुत गहरी हो चुकी थी। लिन मेई ने मेरे सही वाले हाथ की बांह को अपने दोनों हाथों से बहुत कसकर पकड़ रखा था। उसकी उंगलियां अभी भी बर्फ की तरह ठंडी थीं और रुक रुक कर कांप रही थीं। जब हम सड़क के एक शांत किनारे पर पहुंचे तो वो अचानक रुक गई। उसने अपना आंसुओं से सूजा हुआ चेहरा ऊपर उठाया और मेरी आंखों में देखकर पूछा, तुम्हें तुम्हें कैसे पता चला कि मैं वहां हूं? और तुम अकेले वहां मरने क्यों चले गए? मैंने अपना हाथ बढ़ाया और बहुत नरमी से उसके आंसुओं को पोंछ दिया। अस्पताल वापस पहुंचने पर इमरजेंसी में नर्स ने मेरे घाव को साफ किया। मेरे बाएं कंधे पर जो चाकू लगा था वो काफी गहरा था। मुझे 1 दर्जन से भी ज्यादा टांके आए। डॉक्टर ने साफ कहा कि अगर चाकू आधा इंच भी और गहरा चला जाता तो मेरी अहम नसों को काट सकता था और तब मुझे बचाना मुश्किल हो जाता। पट्टी बंधवाने के बाद मैंने लिन मई से कहा कि वो जाकर पहले जियाजिया को देख ले। वो मुझे छोड़कर जाना नहीं चाहती थी, लेकिन वो अपनी बच्ची से इतने घंटों से दूर थी और बहुत डरी हुई थी। आखिरकार वो मान गई और भारी कदमों से कमरे की तरफ चली गई। मैं ट्रीटमेंट रूम के बाहर एक प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठा अपनी सांसों को नॉर्मल करने की कोशिश कर रहा था। तभी मेरी जेब में रखा फोन वाइब्रेट हुआ। बैंक का मैसेज था। बॉस झाओ ने एक और बहुत बड़ी रकम मेरे खाते में ट्रांसफर कर दी थी। साथ में एक मैसेज भी था, ये छोटी बच्ची के इलाज में मेरी तरफ से एक छोटी सी मदद है। मैंने रकम देखी। इतनी काफी थी कि अब हमें पैसों के लिए किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। जब मैंने जियाजिया के कमरे का दरवाजा खोला तो मेरा साला लिनताओ कॉरिडोर के आखिर में खड़ा किसी से फोन पर बात कर रहा था। मुझे देखते ही उसका चेहरा ऐसा हो गया जैसे किसी ने राख मल दी हो। उसने फोन काटा और तेजी से चलकर मेरे सामने आ खड़ा हुआ। उसने अपनी आवाज को बहुत नीचा लेकिन तीखा रखते हुए पूछा, वो 5 लाख युआन जो तुमने अभी अभी बच्ची की दवाइयों के लिए जमा किए हैं, वो कहाँ से आए? मैंने घोड़ों की रेस में दांव लगाकर जीते हैं। मैंने बहुत ही शांत लहजे में जवाब दिया। वो कुछ सेकंड तक मुझे ऐसे घूरता रहा जैसे मैं कोई कीड़ा हूं। फिर वो एक बहुत ही कड़वी और ठंडी हंसी हंसा ली गई। तुमने अपनी पूरी जिंदगी जुए के अड्डों पर सड़ते हुए निकाल दी, लेकिन आज तक एक फूटी कौड़ी घर लेकर नहीं आए। और आज जब बच्ची यहां मौत से लड़ रही है तो तुमने अचानक से इतनी बड़ी रकम जीत ली। वाह! मैंने उसे कोई सफाई नहीं दी। मुझे पक्का यकीन है कि तुम मिस्टर फिंग के पास जाकर गिड़गिड़ाए होगे और उनसे पैसे उधार मांगे होंगे। नौकरी का ऑफर ठुकराते वक्त तो बहुत बड़ा खुददार बनने का नाटक कर रहे थे, लेकिन आखिर में अपनी औकात दिखा ही दी। घुटनों के बल रेंगते हुए उन्हीं के पास पहुंच गए ना। वो पलटा और जाने लगा। मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूं, 10 लाख युआन के इस दलदल में मेरी बहन लिनमई को मत घसीटना। मैं वहीं खड़ा उसे जाते हुए देखता रहा। अगला पूरा एक महीना जियाजिया के लिए बहुत भारी था। वो अस्पताल के बिस्तर पर ही रही। आइडियोपैथिक पल्मोनरी आर्टेरियल हाइपरटेंशन कोई आम बीमारी नहीं थी। ये बहुत ही रेयर थी। हमारे देश में इसका कोई पक्का इलाज नहीं था। हम सिर्फ विदेशों से मंगवाई गई बहुत ही महंगी और खास दवाइयों के सहारे उसकी हालत को बिगड़ने से रोक रहे थे। लेकिन फिर भी उसकी तबीयत दिन ब दिन गिरती ही जा रही थी। लिन मई और मैं शिफ्टों में उसके पास रुकते थे। दिन में वो उसके पास बैठी थी और पूरी पूरी रात में जागता था। जब हम बहुत ज्यादा थक जाते तो बाहर कॉरिडोर की उन सख्त कुर्सियों पर ही कुछ देर के लिए आंखें मूंद लेते। जब भूख लगती तो अस्पताल की कैंटीन से मिलने वाला सबसे सस्ता डिब्बा बंद खाना खाकर पेट भर लेते। इस पूरे एक महीने में लिन परिवार का एक भी इंसान हमारी बच्ची की शक्ल तक देखने नहीं आया। मैं जानता था कि लिन मई इस बात से अंदर ही अंदर टूट रही थी, लेकिन उसने कभी अपने होठों से एक लफ्ज भी शिकायत का नहीं निकाला। कई बार आधी रात को जब मेरी आंख खुलती तो मैं देखता कि लिन मई जियाजिया के बिस्तर के पास नीचे फर्श पर बैठी है। उसने बच्ची का वो छोटा सा कमजोर हाथ अपने हाथों में थाम रखा होता और वो घंटों बस खामोशी से खाली दीवार को घूरती रहती। एक महीने बाद आखिरकार लिन परिवार के लोगों को हमारी याद आ ही गई। उसी वक्त डॉक्टर जियाजिया का चेकअप करके बाहर आए थे। उन्होंने हमें बहुत साफ शब्दों में बता दिया था कि जो दवाइयां अभी चल रही हैं वो सिर्फ बीमारी की रफ्तार को थोड़ा धीमा कर सकती हैं, वो उसे ठीक नहीं कर सकती। अगर ऐसा ही चलता रहा तो धीरे धीरे जियाजिया के दिल और फेफड़ों पर दबाव इतना बढ़ जाएगा कि वो। ये सब सुनने के बाद बूढ़े लिन ने सबसे पहला सवाल पैसों का ही पूछा। वो जो 5 लाख युआन जमा किए थे वो तो अब तक खत्म होने वाले होंगे। लिन ताओ ने मुझे घूरते हुए बहुत ही रूखेपन से पूछा, क्या तुमने सोच लिया है कि वो उधार की रकम तुम चुकाओगे कैसे?
लिन मई ने तुरंत बीच में बोलते हुए कहा, वो पैसे उधार नहीं लिए गए थे तो क्या आसमान से बरसे थे? सास वांग फांग ने मुंह बनाते हुए उसकी बात काट दी। बूढ़े लिन ने सबके सामने अपनी कांपती हुई उंगली मेरी नाक के ठीक सामने कर दी और फटने लगे। झूठे और मक्कार इंसान, मेरी बच्ची और मेरी नातिन की ये जो हालत हुई है वो सिर्फ और सिर्फ तेरी वजह से हुई है। मैंने अपने अंदर उबलते हुए गुस्से को किसी तरह दबाया और बहुत ही नरमी से कहा, पिताजी प्लीज अपनी आवाज थोड़ी धीमी रखिए। बच्ची अंदर सो रही है, वो डर जाएगी। तू मुझे पिताजी कहने के लायक नहीं है, नीच। तभी कमरे का दरवाजा खुला और डॉक चेन अपने साथ कई बड़े विदेशी स्पेशलिस्ट को लेकर अंदर आए। हमारे पास आप लोगों के लिए एक खबर है, डॉको चेन ने हम सबकी तरफ देखते हुए कहा। इंटरनेशनल हार्ट एंड लंग सेंटर की एक बहुत ही टॉप क्लास टीम जल्द ही हमारे देश में एक बिल्कुल नए और एडवांस इंटरवेंशनल और जीन टारगेटेड ट्रीटमेंट को अंजाम देने वाली है। इस सर्जरी में फेफड़ों के अंदर खून के बहाव के पूरे सिस्टम को दोबारा से बनाया जाएगा और उसे एक बहुत ही सटीक जीन थेरेपी से जोड़ा जाएगा। इस ट्रीटमेंट से इस बीमारी को जड़ से उखाड़ फेंकने की बहुत बड़ी उम्मीद है। वो एक पल के लिए रुके। हमने जिया के सारे टेस्ट के रिजल्ट्स देखे हैं। उसकी कंडीशन इस नए ट्रीटमेंट के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। लिन मई ने यह सुनते ही मेरा हाथ इतनी जोर से पकड़ लिया कि मेरे पोर दुखने लगे। उसकी बेजान आंखों में अचानक से एक बहुत तेज चमक आ गई थी। लेकिन इस शुरुआती ट्रीटमेंट और सर्जरी का कुल खर्च करीब 10 लाख युआन आएगा, डॉक्टर ने धीरे से कहा। मैं उसी वक्त पीछे मुड़ा और बिना कुछ कहे कमरे से बाहर निकल गया। कॉरिडोर के एकदम आखिरी कोने में जाकर मैंने बॉस झाओ को फोन मिलाया। पैसों की तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मेरे कुछ कहने से पहले ही उसने कह दिया। वो जो डॉक्टर चेन है ना, उन्हें मैं खुद ज्यूरिक से स्पेशल फ्लाइट से लेकर आया हूँ। उन्होंने तुम्हारी बेटी की सारी रिपोर्ट्स बहुत ध्यान से देखी हैं। उनका कहना है कि बच्ची के बचने के चांस उम्मीद से कहीं ज्यादा हैं। सर्जरी पक्का कामयाब होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरे गले से बस इतना ही निकला। शुक्रिया तो मुझे तुम्हारा करना चाहिए लिवई। वो कुछ सेकंड के लिए रुका। मैंने उन दोनों को ढूंढ लिया है, उस औरत को भी और अपनी बेटी को भी। मिस्टर ली, मैं जिंदगी भर तुम्हारा कर्जदार रहूंगा। मैंने फोन काटा और सीधा बिलिंग काउंटर की तरफ चला गया। जब मैं वापस कमरे के पास पहुंचा तो मुझे अंदर से बूढ़े लिन की चीखने की आवाज सुनाई दी। देखा, मैंने कहा था ना। जैसे ही पैसों की बात आई वो कायर दुम दबाकर भाग गया। मई, तुम बस अभी के अभी उससे तलाक के कागजों पर साइन कर दो। इस बच्ची के इलाज का सारा पैसा हमारा लिन परिवार उठाएगा। लिन मई की आवाज बहुत ही धीमी थी, लेकिन उसमें एक ऐसी चट्टान जैसी मजबूती थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। माँ, पिताजी और भैया, आप लोग यहाँ आए, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन सच कहूं तो अब हमें आपकी किसी मदद की कोई जरूरत नहीं है। तभी कमरे का दरवाजा खुला और एक नर्स जिया को सर्जरी के लिए तैयार करने के वास्ते अंदर आई। वो अपने रजिस्टर में कुछ देखते हुए बहुत ही नॉर्मल तरीके से बोली, बच्ची के पिता ने अभी अभी आगे के इलाज और विदेशों से आने वाली उन खास दवाइयों के स्पेशल फंड के तौर पर 10 लाख युआन और जमा करवा दिए हैं। मैं दरवाजे की चौखट पर खड़ा था। मैंने देखा कि बूढ़े लिन, सास वांग फांग और लिन ताओ तीनों के तीनों ऐसे जम गए थे जैसे किसी ने उन पर बर्फ का पानी डाल दिया हो। उनके चेहरों की हवाइयां उड़ रही थीं। ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे के ऊपर वो लाल बत्ती जल रही थी। लिन मई मेरे कंधे पर अपना सिर टिकाए खड़ी थी। उसका शरीर अभी भी अंदर से कांप रहा था। मैंने अपने मजबूत हाथों से उसका हाथ थाम लिया। डॉक्टर चेन पल्मोनरी हाइपरटेंशन के दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर हैं। वो अब तक ऐसे 27 के संभाल चुके हैं और सब के सब पूरी तरह कामयाब रहे हैं। डरो मत। लिन ताओ एक बहुत ही मुरझाए हुए चेहरे के साथ हमारे पास आया। ली, सच सच बताना, तुमने मिस्टर फेंग से आखिर कितना पैसा उधार लिया है? मैंने अपना सिर उठाया और उसकी आंखों में सीधे देखा। इस बात से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें पता है 20 लाख युआन का कर्ज क्या होता है? इसे चुकाने के लिए हमारे पूरे लिन परिवार को अपना घर तक बेचना पड़ जाएगा। उसने अपनी बहन की तरफ देखा। छोटी, मुझे सच बता, बात क्या है? इससे पहले कि लिन मई कुछ बोल पाती, बूढ़े लिन गुस्से से फनफनाते हुए आगे आए और फिर से अपनी उंगली मेरी आंखों के सामने नचाने लगे। इससे पूछने का कोई फायदा नहीं है ताओ। ये इंसान पैदाइशी झूठा है। ये सब जुए का पैसा होगा। वो झटके से लिन मई की तरफ मुड़े। देख, इस वक्त मेरे पास बैंक में पूरे 10 लाख युआन कैश पड़े हैं। तू बस अभी हाँ कर और इस आदमी से तलाक ले ले। मैं अभी के अभी वो सारा पैसा इस अस्पताल को दे दूंगा। लेकिन अगर तूने कल सुबह तक का भी टाइम लगाया तो मैं वो पैसा उस सरकारी वृद्धाश्रम वाले प्रोजेक्ट में लगा दूंगा। सास वांग फांग ने भी तुरंत हामी भरते हुए उसे समझाना शुरू किया। बेटा, उसमें हर साल कम से कम 30% का पक्का मुनाफा है। ये कोई ऐरा गैरा प्रोजेक्ट नहीं है। ये सिर्फ हम जैसे रिटायर्ड सरकारी अफसरों के लिए एक बहुत ही खास ऑफर है। कॉन्ट्रैक्ट पूरे 10 साल का होगा और 10 साल बाद वो कंपनी हमें हमारा घर उसी कंडीशन में वापस करेगी और साथ में हमारा लगाया हुआ पैसा और सारा मुनाफा भी देगी। डायरेक्टर झाओ ने खुद बताया है कि ये एक नेशनल लेवल का प्रोजेक्ट है और इसमें बस कुछ ही सीटें बची हैं। हमने तो यही सोचा था कि ये सारा पैसा कल को तुझे ही तो मिलेगा। मैंने बूढ़े लिन की तरफ देखा। पिताजी, आप जिस स्कीम की बात कर रहे हैं ना, उसमें आपको अपने घर के असली कागज एक थर्ड पार्टी कंपनी के पास गिरवी रखने होते हैं और उसके बदले वो आपको हर महीने पेंशन देते हैं। क्या मैं सही कह रहा हूँ? बूढ़े लिन एक पल के लिए थोड़े हैरान हुए, लेकिन फिर बहुत ही हिकारत से मेरी तरफ देखकर बोले,
एक बहुत ही सीनियर रिटायर्ड अफसर ने खुद इसकी गारंटी ली है। मेरे वकील ने खुद उस कॉन्ट्रैक्ट का एक एक पन्ना पढ़ा है। तू मुझे सिखाएगा? तुझे इन चीज़ों के बारे में क्या ही पता होगा। ये एक बहुत ही नए तरीके का स्कैम है पिताजी, जो पिछले 2 सालों से पूरे देश में फैल रहा है। मैंने बहुत शांति से उन्हें समझाया। ये जो खुद को बहुत बड़ी और प्रोफेशनल कंपनियां बताती हैं ना, ये असल में अंदर से बिल्कुल खोखली होती हैं। इनकी कुल जमा पूंजी बस कुछ 10,000 युआन होती है। शुरू के 2-4 महीने तो ये आपको सच में बहुत टाइम से पेंशन देंगी ताकि आपको यकीन हो जाए। लेकिन जिस दिन आपको इनकी असलियत का पता चलेगा, उस दिन तक आपका घर और आपके जीवन भर की कमाई सब कुछ लूट चुका होगा। वो डायरेक्टर झाओ या तो खुद इस फ्रॉड का शिकार हो चुके हैं, या फिर वो भी इन ठगों के साथ मिले हुए। इससे पहले कि मैं अपना जुमला पूरा कर पाता, बूढ़े लिन ऐसे फटे जैसे कोई बम हो। बकवास बंद कर अपनी। हमने अपनी पूरी जिंदगी लोगों को पहचानने और इज्जत कमाने में निकाल दी, और तेरे जैसा एक सड़क छाप शराबी हमें ज्ञान बांटने की हिम्मत कर रहा है। कॉन्ट्रैक्ट में एक एक बात साफ साफ काले अक्षरों में लिखी हुई है। क्या सरकार अंधी बैठी है जो ऐसे खुलेआम फ्रॉड होने देगी? मुझे तो लगता है कि तू बस हमसे जल रहा है। लिन मई अचानक अपनी जगह से खड़ी हो गई। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसमें एक आग थी। आप लोग अपने वो पैसे और अपना वो प्रोजेक्ट लेकर यहां से चले जाइए। मुझे आपका एक भी पैसा नहीं चाहिए। मेरी बच्ची जिया जिया बचे या मरे, मैं उसका बोझ खुद उठाऊंगी। आप लोग जाइए यहां से। बूढ़े लिन का चेहरा गुस्से और बेइज्जती से बैंगनी पड़ गया। उन्होंने अपनी बेटी को घूरा, लेकिन उनके मुंह से एक लफ्ज नहीं निकला। आखिर में उन्होंने गुस्से में हवा में अपना हाथ झटका। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। बाद में जब भीख मांगोगी तो मेरे पास रोते हुए मत आना। सास वांग फांग की आंखें लाल हो गई थीं। वो एक गहरी आ भरती हुई वहां से मुड़ गईं। लिन ताओ कुछ कहना चाह रहा था। उसके होंठ हिले, लेकिन आखिर में वो भी चुप ही रहा। पूरा का पूरा परिवार वहां से मुड़ा और चला गया। ऑपरेशन थिएटर के बाहर का वो लंबा कॉरिडोर अचानक से एक डरावने सन्नाटे में डूब गया। लिन मई वहीं पास रखी एक बेंच पर धड़ाम से गिर पड़ी। उसकी आंखों से बिना किसी आवाज के आंसुओं की धारा बहने लगी। मैंने चुपचाप उसके पास बैठकर अपने बाएं हाथ से उसे अपने सीने से लगा लिया। पूरे 4 घंटे बाद ऑपरेशन थिएटर के ऊपर की वो लाल बत्ती बुझ गई। डॉक्टर चेन बाहर आए। उनके चेहरे पर एक बहुत ही सुकून भरी मुस्कान थी। सर्जरी पूरी तरह से कामयाब रही। बच्ची को अगले 48 घंटे तक आईसीयू में ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। लेकिन अब खतरे की कोई बात नहीं है। वो बहुत जल्दी रिकवर कर लेगी। लिन मई के पैरों ने जैसे उसका साथी छोड़ दिया। वो जमीन पर गिरने ही वाली थी कि मैंने उसे मजबूती से थाम लिया। उसने अपने दोनों हाथों से अपना मुंह छिपा लिया। उसकी उंगलियों के बीच से आंसू छलक रहे थे, लेकिन इस बार ये आंसू जिंदगी और खुशी के थे। ठीक 2 महीने बाद जिया को अस्पताल से डिस्चार्ज करने की सारी परमिशन मिल गई। उस छोटी सी बच्ची के चेहरे पर अब वापस से वो गुलाबी रंगत लौट आई थी। हालांकि उसे अभी भी रोज अपनी दवाइयां खानी थीं और टाइम टू टाइम चेकअप के लिए आना था, लेकिन अब वो पहले की तरह हंस खेल और उछल कूद कर सकती थी। उसे मिली इस नई जिंदगी का जश्न मनाने के लिए मैंने शहर में हाल ही में खुले एक बहुत ही महंगे और आलीशान स्टेक हाउस में एक टेबल बुक की थी। मैंने अपनी बच्ची से वादा किया था कि जब वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी तो मैं उसे दुनिया का सबसे अच्छा स्टेक खिलाने ले जाऊंगा। स्टेक हाउस का माहौल बहुत ही शानदार और रईसी वाला था। जिया अपनी ऊंची कुर्सी पर बैठी खुशी से अपने छोटे छोटे पैर हवा में झूला रही थी। लिन मेई ने बहुत प्यार से उसके गले में एक नैपकिन बांध दिया ताकि उसके कपड़े खराब ना हो। हमारा खाना टेबल पर आ चुका था। मैं अपना स्टेक काटने ही वाला था कि तभी एक बहुत ही महंगा, लेकिन शरीर पर अजीब सा ढीला ढाला सूट पहने हुए एक नौजवान हमारे पास से गुजरा। उसने यूं ही एक नज़र हमारी टेबल पर डाली। उसकी नजरें जैसे ही लिन मई पर पड़ी, वो वहीं ठिठक कर रुक गया। लिन मई। उसके चेहरे पर पहले तो एक गहरी हैरानी उभरी, और फिर उसके होठों पर एक बहुत ही अजीब सी मजे लेने वाली मुस्कान फैल गई। वो हमारी टेबल के बिल्कुल करीब आ गया। उसकी नजरें पहले मुझ पर गईं, और फिर उसने जिया को देखा। वो बच्ची को कुछ ज्यादा ही देर तक घूरता रहा, और फिर आखिरकार उसकी नजरें वापस लिन मई के चेहरे पर आकर टिक गईं। मैंने तो सुना था कि तुमने शादी कर ली है। क्या यही है तुम्हारा वो पति? लिन मई के हाथ में पकड़ा हुआ कांटा हल्का सा कांप गया। इस आदमी का नाम झाऊ हाव था। बहुत साल पहले लिन मई के माता पिता उसकी शादी इसी रईसजादे से करवाना चाहते थे। उसे यहाँ अपने सामने देखते ही लिन मई का पूरा शरीर जैसे अकड़ गया था। झाऊ हाव। लिन मई की आवाज में एक अजीब सी झिझक थी। क्या इत्तेफाक है? झाऊ हाव मेरी तरफ मुड़ा और मुझे पैरों से लेकर सिर तक ऐसे घूरने लगा जैसे मेरी कीमत लगा रहा हो। वो बहुत ही बेशर्मी से मेरा मुआयना कर रहा था। फिर उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। मिस्टर ली, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। और क्या ये आपकी बेटी है? अरे वाह, ये तो काफी बड़ी हो गई है। मैं अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ और उससे हाथ मिलाया। हाथ मिलाते वक्त उसने जानबूझकर मेरे हाथ को बहुत जोर से दबाने की कोशिश की ताकि मुझे नीचा दिखा सके, लेकिन मैं अपनी जगह से एक इंच भी नहीं हिला। मैं बस एक ठंडी सी नज़र से उसकी आंखों में देखता रहा। जब इतना बड़ा इत्तेफाक हो ही गया है तो फिर हम लोग साथ में ही क्यों ना बैठें? झाऊ हाव ने बहुत ही कैजुअल तरीके से कहा। फिर वो पलटा और अपने पीछे खड़ी एक बहुत ही ज्यादा मेकअप की हुई और फैशनेबल कपड़े पहने औरत की तरफ मुड़ा। सुन ली, इधर आओ। ये मेरी बहुत पुरानी दोस्त है लिन मई, और ये उसका पति। मई, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। सुन ली। उसने पुरानी दोस्त और गर्लफ्रेंड शब्दों पर कुछ ज्यादा ही जोर देकर बोला।
सुन ली की नजरें एक रडार की तरह लिन मई पर घूमी और आखिरकार उसके बहुत ही साधारण से कपड़ों पर जाकर टिक गईं। उसके चेहरे पर एक ऐसा भाव आ गया जैसे वो खुद को कोई महारानी समझ रही हो। उसने एक बहुत ही बनावटी और चमकती हुई मुस्कान के साथ कहा, ओहो, तो आप हैं लिन मई? क्या इत्तेफाक है सच में। चलिए हम लोग आपके साथ ही बैठ जाते हैं। टेबल के नीचे लिन मई ने चुपके से मेरा हाथ पकड़ लिया। उसके हाथ ठंडे पड़ रहे थे। मैंने भी उसका हाथ मजबूती से थाम लिया और सुनली की तरफ देखकर एक मीठी सी मुस्कान के साथ बोला, अरे आप मेरी पत्नी को नाम से बुलाकर कुछ ज्यादा ही फॉर्मेलिटी कर रही हैं। आप तो मेरी पत्नी से उम्र में काफी ज्यादा बड़ी और समझदार लगती हैं। सुन ली के चेहरे की वो बनावटी मुस्कान एक झटके में गायब हो गई और उसका चेहरा तन गया। झाऊ हाव ने मेन्यू कार्ड उठाया और बिना रेट देखे कई बहुत ही महंगी डिशेज का ऑर्डर दे दिया। फिर उसने मेरी तरफ देखा। वैसे मिस्टर ली, आप आजकल क्या काम वाम करते हैं? आज का बिल मेरी तरफ से होगा, आप टेंशन मत लीजिएगा। मैं एक छोटा मोटा अपना खुद का बिजनेस चलाता हूँ, मैंने बिना कोई भाव दिखाए जवाब दिया। अरे वाह, छोटा बिजनेस भी बहुत अच्छा होता है। कम से कम इंसान अपनी मर्जी का मालिक तो रहता है। फिर वो वेटर की तरफ मुड़ा। सुनो, हमारे लिए 2015 की मोंट्राशे वाइन की एक बोतल ले आओ। और हाँ, उसे पहले थोड़ी हवा लगने देना। उसने उस बहुत ही महंगी वाइन का नाम ऐसे लिया जैसे वो रोज पानी की जगह वही पीता हो। फिर उसने लिन मेई की तरफ देखा। मुझे याद, तुम पहले शराब वराब ज्यादा नहीं पीती थी, लेकिन ये वाली वाइट वाइन ना सी फूड के साथ बहुत ही कमाल का टेस्ट देती है। तुम बस एक घूंट चख कर देखना। सुनली ने तुरंत उसकी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, हाँ लिन मेई, हाओ को खाने पीने की चीजों की बहुत गजब की नॉलेज है। और ये वाइन कोई सस्ती वाइन तो होगी नहीं, है ना हाओ? वो ऐसे पूछ रही थी जैसे उसे पता ना हो, लेकिन उसकी नजरें लिन मेई को नीचा दिखाने के लिए उस पर ही गड़ी हुई थी। झाऊ हाओ ने कंधे उचकाते हुए कहा, अरे ज्यादा महंगी नहीं है, बस आज के इस महंगे खाने के साथ इसका कॉम्बिनेशन अच्छा बैठेगा। कुछ ही देर में वेटर वाइन लेकर आ गया। रेस्टोरेंट के रूल्स के हिसाब से वेटर ने टेस्ट कराने के लिए झाऊ हाओ के ग्लास में थोड़ी सी वाइन डाली। झाऊ हाओ ने ग्लास को अपने हाथ में उठाया, उसे बहुत ही स्टाइल से गोल गोल घुमाया, अपनी आंखें बंद करके उसकी खुशबू को सूंघा और फिर एक छोटा सा घूंट लेकर मुंह में उसका टेस्ट महसूस करने लगा। कुछ सेकंड बाद उसने किसी बड़े वाइन एक्सपर्ट की तरह सिर हिलाया। हम ठीक है। उसका ये पूरा का पूरा ड्रामा इतना बनावटी था कि मुझे अंदर ही अंदर हंसी आ रही थी। जैसे ही वेटर हम सबके ग्लासों में वाइन डालने के लिए आगे बढ़ा, मैंने बहुत ही आराम से अपना हाथ उठाकर उसे रोक दिया। मैंने लिन मेई के सामने रखा हुआ ग्लास उठा लिया। एक्सक्यूज मी, क्या आप इस ग्लास को बदल सकते हैं? मैंने वेटर से कहा। इसे जितनी देर ठंडा किया जाना चाहिए था उतना नहीं किया गया है। इससे इस मोंटराशे वाइन की जो फलों वाली फ्रूटी महक है और इसका जो मिनरल वाला टेस्ट है वो पूरी तरह से खराब हो जाएगा। खासकर इसका जो बहुत ही लाइट और स्मूथ टेस्ट है वो खत्म हो जाएगा। वेटर ये सुनकर हक्का बक्का रह गया। उसने तुरंत झुककर कई बार माफी मांगी और भागकर एक बिल्कुल परफेक्ट ठंडा ग्लास ले आया। मैंने वो नया ग्लास लिया, उसे रोशनी की तरफ करके बहुत ही ध्यान से चेक किया। फिर वाइन की बोतल उठाकर मैंने खुद लिन मेई के लिए थोड़ी सी वाइन डाली। लिन मेई ने बहुत ही हैरानी से मेरी तरफ देखा। उसने झिझकते हुए ग्लास उठाया और बहुत ही सावधानी से एक छोटा सा घूंट लिया। झाऊ हाओ के चेहरे पर जो एक रईसी वाला गुरूर था वो थोड़ा सा हिल गया। उसने अपना गला साफ करते हुए कहा, वाह मिस्टर ली, आपको तो वाइन के ग्लासों की काफी अच्छी नॉलेज है। लेकिन ये जो मोंट्राशे वाइन होती है ना, इसकी असली खासियत ये होती है कि ये बहुत ही रिफ्रेशिंग होती है और इसका टेस्ट काफी डीप होता है। मैं हल्का सा मुस्कुराया। 2015 की ये वाइन बेशक बहुत अच्छी है, लेकिन अगर आज जो सीफूड हमने ऑर्डर किया है उसके साथ अगर परफेक्ट कॉम्बिनेशन चाहिए था तो बगल वाले इलाके की 2014 की कॉटन चार्लेमेन वाइन ज्यादा बेहतर रहती। उसका टेक्सचर सीफूड के साथ ज्यादा खुलकर आता है। झाऊ हाउ का चेहरा बिल्कुल सपाट पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। उसने बात को घुमाने के लिए अपना गला खंखारा। मैंने पिछले 2 सालों में अपनी खुद की एक लैंडस्केप और गार्डनिंग की कंपनी शुरू की है। हम लोग शहर के जो बहुत ही बड़े और आलीशान रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स होते हैं उनका सारा बाहर का काम संभालते हैं। काम थोड़ा सिरदर्दी वाला है, लेकिन पैसा बहुत है इसमें। उसने अपनी 2 उंगलियां हवा में उठाकर हिलाईं। सुनली को जैसे मौका मिल गया, उसने तुरंत बोलना शुरू कर दिया। अरे हाओ तो बहुत ही ज्यादा जमीन से जुड़ा हुआ इंसान है, इसलिए बड़ी बड़ी बातें नहीं करता। ये हर साल कम से कम 20 लाख युआन कमाता है। तुम शिंगरोंग ग्रुप को तो जानती होगी ना लिन मई, शहर की सबसे बड़ी कंपनी। उनके कई बहुत ही महंगे और वीआईपी प्रोजेक्ट्स का सारा काम हमारी कंपनी ने किया है। उसने एक बहुत ही झूठी हमदर्दी दिखाते हुए लिन मई की तरफ देखा। लिन मई, अगर तुम लोग अपना घर वर खरीदना चाहते हो ना तो बस हाओ को एक बार बोल देना। इसकी बहुत सारे बड़े बड़े बिल्डर्स के साथ सीधी उठना बैठना है। ये तुम्हें बिल्कुल अंदर के रेट पर घर दिला देगा। मैंने देखा कि लिन मेई ने अपने होठों को इतनी जोर से काट रखा था कि वो सफेद पड़ गए थे। झाऊ हाओ ने लिन मेई की तरफ देखकर एक बहुत ही बड़ा एहसान करने वाले अंदाज में अपना हाथ हिलाया। अरे सुन ली, ऐसे मत बोलो, हम लोग पुराने दोस्त हैं। मेई, तुम्हारा वो जो पुराना वाला घर है ना वो सच में अब रहने लायक नहीं बचा है। तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो मुझे बेझिझक बता देना। मैं तुम्हें ऐसा वीआईपी डिस्काउंट दिलाऊंगा कि मार्केट के रेट से कम 1 या 2 लाख युआन बच जाएंगे तुम्हारे।
लिन मई की उंगलियां टेबल के नीचे कसकर मुट्ठी बन गईं। मैंने बहुत प्यार से अपना हाथ उसके हाथ पर रख दिया और उसे शांत रहने का इशारा किया। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने झाऊ हाव की आंखों में देखते हुए कहा। मेरे पास भी मार्केट से बहुत कम कीमत पर प्रॉपर्टी खरीदने के अपने खुद के सोर्स हैं। झाऊ हाव ने ऐसे मेरी तरफ देखा जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा जोक मार दिया हो। मिस्टर ली, ये कोई झूठी शान दिखाने का वक्त नहीं है। मैंने सुना है कि आजकल आप लोगों की माली हालत कुछ ठीक नहीं चल रही है। ऐसे में 1 या 2 लाख युआन बचाना भी कोई छोटी बात नहीं होती। आप अपने इस ईगो के चक्कर में बेचारी मई को क्यों फालतू की तकलीफ दे रहे हैं? सुन ली ने भी तुरंत आग में घी डाला। बिल्कुल सही कह रहे हो तुम हाओ। तुम्हारा तो बिल्डर कंपनी के जनरल मैनेजर के साथ सीधा कनेक्शन है। तुम्हें तो बस एक फ़ोन घुमाना है। जो पैसे बचेंगे उनसे ये लोग अपनी इस बीमार बच्ची के लिए कुछ अच्छा खाने पीने का सामान ले आएंगे। और जिस घटिया जगह पर ये लोग अभी रहते हैं, उसने लिन मई के कपड़ों को ऊपर से नीचे तक बहुत ही घिनौनी नज़र से देखा। लिन मई का चेहरा शर्म और गुस्से से लाल हो गया। वो कुछ बोलना चाह रही थी, लेकिन मैंने टेबल के नीचे उसके हाथ को थोड़ा जोर से दबा दिया। मैंने अपने पानी के ग्लास से एक घूंट लिया। मेरे अंदर का गुस्सा अब धीरे धीरे अपने उफान पर आ रहा था। आज का ये दिन मेरी बच्ची की जिंदगी का एक नया सवेरा था। उसका जश्न मनाने का दिन था। मैं इन दोनों का ये घटिया नाटक सुनकर इस दिन को खराब नहीं करना चाहता था। मैं उन दोनों को वहां से दफा होने के लिए बोलने ही वाला था कि तभी हमारे ठीक पीछे से एक बहुत ही जानी पहचानी और हैरानी भरी आवाज गूंजी। मिस्टर ली। हम सबने पलट कर देखा। मिस्टर फेंग छियांग वीआईपी रूम की तरफ से लगभग दौड़ते हुए हमारी टेबल की तरफ आ रहे थे। उनके चेहरे पर मुझे देखकर एक बहुत ही सच्ची और बड़ी सी मुस्कान थी। मैं भी उन्हें देखकर थोड़ा हैरान हुआ। जब मैं रेस्टोरेंट के अंदर आ रहा था तो मैंने हॉल ऑफ फेम वाली दीवार पर उनकी और इस रेस्टोरेंट के मालिक की एक साथ फोटो देखी थी। लेकिन मुझे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि वो इतनी बड़ी हस्ती आज मुझे यहाँ साक्षात मिल जाएंगे। मिस्टर फेंग को देखते ही झाऊ किसी स्प्रिंग की तरह अपनी कुर्सी से उछलकर खड़ा हो गया। हड़बड़ाहट में उसकी कुर्सी पीछे की तरफ गिर पड़ी। उसने कांपते हाथों से कुर्सी को सीधा किया। उसके चेहरे पर अब एक बहुत ही घिनौनी सी चापलूसी छा गई थी। वो लगभग कमर तक झुक गया और अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाते हुए बोला, सर, क्या इत्तेफाक है। मैं झाऊ हाओ, वो लैंडस्केप कंपनी वाला। पिछले साल के आखिर में जो आपकी कंपनी की एनुअल पार्टी हुई थी ना, उसमें मैं भी आया था। क्या आपको मैं याद हूँ? वो ये सब बोलते हुए बहुत ही घमंड से मेरी और लिन मई की तरफ देख रहा था, जैसे दिखा रहा हो कि उसकी पहुंच कितनी ऊपर तक है। मिस्टर फेंग ने अपनी भवें हल्की सी सिकोड़ ली। उन्हें बिल्कुल भी याद नहीं था कि उनके सामने खड़ा ये जोकर कौन है, लेकिन उनकी नजरें झाऊ को पार करते हुए सीधा मुझ पर आकर टिक गईं और उनकी आंखें चमक उठीं। फिर भी एक बड़े आदमी वाली तहजीब निभाते हुए मिस्टर फेंग ने सिर्फ एक सेकंड के लिए झाऊ से हाथ मिलाया और बहुत ही रूखे स्वर में कहा, अच्छा, नमस्कार। मिस्टर फेंग का वो एक सेकंड के लिए हाथ मिलाना ही झाऊ हाव के लिए ऐसा था जैसे उसे जन्नत मिल गई हो। उसके गाल खुशी से लाल हो गए और वो सीना तानकर खड़ा हो गया। लेकिन मिस्टर फेंग ने अगले ही पल अपना हाथ वापस खींच लिया। वो मेरी तरफ मुड़े, उस बुत बने खड़े झाऊ हाव को ऐसे इग्नोर किया जैसे वो वहां हो ही ना, और सीधा मेरे सामने आकर दोनों हाथों से मेरा हाथ पकड़ लिया। मिस्टर ली, क्या कमाल का इत्तेफाक है। पिछली मीटिंग के बाद से ही मैं लगातार आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे पता चला कि आपके घर में मेडिकल इमरजेंसी है, तो मुझे लगा कि इस मुश्किल वक्त में आपको डिस्टर्ब करना ठीक नहीं रहेगा। आज यहाँ आपसे ऐसे मुलाकात हो जाना सच में ये मेरी खुशकिस्मती है। मैं अपनी जगह से खड़ा हुआ और मैंने भी गर्मजोशी से उनसे हाथ मिलाया। मिस्टर फेंग, बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई। मैंने कनखियों से अपने पास खड़े झाऊ हाव को देखा। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थीं। उसका पूरा शरीर ऐसे कांप रहा था जैसे किसी ने उसे 40 वोल्ट का झटका दे दिया हो। उसके चेहरे पर वो चापलूसी वाली मुस्कान अभी भी चिपकी हुई थी, लेकिन अब उसमें एक खौफनाक सदमा भी जुड़ गया था। उसका वो चेहरा इस वक्त दुनिया का सबसे मजाकिया चेहरा लग रहा था। सुन ली को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मिस्टर फेंग चियांग कौन है। उसने बस इतना देखा कि उसके अमीर बॉयफ्रेंड को इग्नोर करके ये आदमी इस फल बेचने वाले भिखारी के साथ ऐसे हंस हंस कर बात कर रहा है जैसे वो कोई बहुत बड़ा आदमी हो। उसने मुंह बनाते हुए बहुत ही बेवकूफ़ी भरी आवाज में बड़बड़ाई, लो कर लो बात। अब ये सड़क छापल बेचने वाले भी रियल एस्टेट के इतने बड़े बड़े ज्ञान झाड़ने लगे हैं, क्या जमाना आ गया है। उसका ये बोलना था और पूरी टेबल पर जैसे बर्फ गिर गई। मिस्टर फेंग के चेहरे की वो हंसी एक सेकंड में गायब हो गई। उनकी नजरें किसी तेज धार वाले चाकू की तरह सुन ली के चेहरे पर गड़ गईं और फिर उन्होंने एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ मेरी तरफ देखा। मैंने मिस्टर फेंग का हाथ छोड़ा और बहुत ही शांत लहजे में जवाब दिया, ये दोनों मेरी पत्नी के कुछ पुराने परिचित हैं। बस इत्तेफाक से यहाँ मिल गए। ये दोनों हमारे घर खरीदने को लेकर कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हैं। ये जिद कर रहे थे कि ये किसी बहुत बड़े आदमी से अपनी पहचान लगाकर आपके नए वाले प्रोजेक्ट में हमें थोड़े कम रेट पर घर दिलवा देंगे। मिस्टर फेंग दुनिया देखे हुए इंसान थे। वो एक सेकंड में पूरा माजरा समझ गए। उनके चेहरे पर वापस से वो मुस्कान लौट आई, लेकिन इस बार उस मुस्कान में एक बहुत ही खतरनाक सी ठंडक थी। उन्होंने मेरी तरफ देखकर बहुत ही तेज और भारी आवाज में कहा, अरे मेरे छोटे भाई, तुम भी क्या कमाल करते हो। उन्होंने प्यार से मेरे कंधे को थपथ पाया। मेरे और तुम्हारे बीच जो रिश्ता है
उसके होते हुए तुम मेरा ही घर खरीदने के लिए ये डिस्काउंट और कम रेट की बातें क्यों कर रहे हो? उन्होंने पास ही बुद्ध बने खड़े झाऊ हाव और सुनली की तरफ एक ऐसी नज़र से देखा जैसे वो कोई कीड़े हों। उनकी मुस्कान में अब एक ऐसा गुरूर था जो सामने वाले को जमीन में गाड़ दे। उन्होंने कहा, तुम मेरे छोटे भाई हो, ये मेरी भाभी हैं और ये इतनी प्यारी सी गुड़िया। उन्होंने बहुत प्यार से जिया जिया के गाल को छुआ। मेरे भाई, तुम्हें मेरा जो भी प्रोजेक्ट पसंद हो, जो भी घर तुम्हें सबसे अच्छा लगे, बस उस पर उंगली रख देना, वो घर मैं तुम्हें अपनी तरफ से तोहफे में दूंगा। उनका ये एक जुमला झाऊ हाव और सुन ली के सिर पर किसी हथौड़े की तरह लगा। मैंने देखा कि झाऊ हाव के चेहरे का बचा कुचा खून भी सूख गया था, वो पीला पड़ चुका था, उसकी आंखें लट्टू की तरह बाहर आ रही थीं और मुंह ऐसा खुला का खुला रह गया था कि उसमें मक्खी घुस जाए। उसके पैर जेली की तरह कांप रहे थे। सुनली पूरी तरह से बौखला गई थी, वो कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। उसने पहले मिस्टर फेंग को देखा, फिर मुझे देखा और फिर अपने उस बॉयफ्रेंड के मरे हुए चेहरे को देखा जो कुछ देर पहले तक बहुत बड़ी बड़ी डिंगे हाँक रहा था। उसने कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन उसके गले से एक हल्की सी आवाज भी नहीं निकली। मिस्टर फेंग मुझे और मेरे परिवार को बहुत ही इज्जत के साथ रेस्टोरेंट के वीआईपी रूम में ले गए। अंदर एक बड़ी सी टेबल पर उनकी कंपनी के 3 बहुत ही टॉप लेवल के अधिकारी बैठे हुए थे। हमें इस तरह अंदर आते देखकर वो तीनों थोड़े हैरान हुए। मैं आप सबसे इनका इंट्रोडक्शन करवाता हूँ। मिस्टर फेंग ने बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ उन तीनों से कहा, ये हैं मिस्टर लीवई, मेरे गाइड, मेरे मेंटर। वो तीनों अधिकारी तुरंत अपनी कुर्सियों से खड़े हो गए और उन्होंने बहुत ही इज्जत के साथ सिर झुकाकर मुझे ग्रीट किया, लेकिन मैं उनकी आंखों में वो गहरा सदमा साफ देख सकता था। गाइड, मेंटर, इतनी कम उम्र का एक आदमी अपनी बीवी और बच्ची के साथ, मिस्टर फेंग का मेंटर कैसे हो सकता है? मिस्टर फेंग ने मुझे अपने साथ वाली कुर्सी पर बिठाया और खुद अपने हाथों से मुझे चाय सर्व की। छोटे भाई, पिछली बार तुमने मुझे उस शू टाउन वाले प्रोजेक्ट के बारे में जो सलाह दी थी ना, हमने बिल्कुल तुम्हारे कहे अनुसार उस प्रोजेक्ट की कीमतें बढ़ा दी और तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि हमारा टोटल प्रॉफिट सीधा 30% बढ़ गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने आज ही ये फाइनल फैसला लिया है कि अगले 2 सालों तक हम अपनी कंपनी का सारा पैसा और सारी ताकत उसी इलाके में लगाएंगे। मैंने चाय का वो प्याला वापस टेबल पर रखा और बहुत ही शांत स्वर में कहा, मिस्टर फेंग, ये बात सच है कि उस इलाके में मेट्रो प्रोजेक्ट पास हो चुका है, लेकिन अगले 5 सालों तक शहर की जो म्यूनिसिपल सरकार है उसका मेन फोकस पूर्वी इलाके के डेवलपमेंट पर बिल्कुल नहीं होने वाला है। क्या? उन तीनों अधिकारियों के मुंह से एक साथ निकला। मार्केटिंग डायरेक्टर मैनेजर वांग ने अपनी भवें सिकोड़ ली। मिस्टर ली, आपकी इस बात का क्या मतलब है? हमने अपनी पूरी टीम के साथ उस इलाके की बहुत ही डीप रिसर्च की है। वहां अभी बहुत सारी जमीनें खाली पड़ी हैं और जैसे ही वहां मेट्रो का काम शुरू होगा, वो पूरा का पूरा इलाका रातों रात आसमान छूने लगेगा। वो एक गारंटीड प्रॉफिट वाला इलाका है। इन्वेस्टमेंट डायरेक्टर मैनेजर झाओ ने भी वांग की बात में सुर मिलाते हुए कहा, बिल्कुल। और अभी कुछ दिन पहले जो सरकार की एनुअल वर्किंग रिपोर्ट आई थी, उसमें भी तो यही लिखा था कि शहर के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरब की दिशा में ही फैलाया जाएगा, जो पॉलिसी की डायरेक्शन है।